देखो सुनो, ठीक है। देखो अर्बनाइजेशन एक टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है, लगभग यूपीएससी में हर एक आध 2 साल में छोड़ के आता ही है क्वेश्चन इससे, ठीक है। दूसरी बात आपको जैसे GS1 में तो देखने को मिलेगा ये, ठीक है। दूसरा आपको GS3 में भी मिलेगा, GS4 में भी मिलेगा, तो आपको ऑप्शनल में तो मिलेगा ही, ऑप्शनल का पूरा पार्ट है ये, ठीक है। उसके साथ ही ऐसे से रिलेटेड भी है, तो मतलब ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये बताओ कल किसी ने कैसे स्टडी सॉल्व किया जो मैंने बताया था उसके बाद? कोई है ऐसा बंदा जिसने सॉल्व किया हो? मुझे पूर्ण भरोसा आप लोगों पे किसी ने नहीं किया होगा। चलो ठीक है, सुनो ध्यान से फटाफट। तो अर्बनाइजेशन जो सिलेबस में टॉपिक दिया उसमें लिखा है डायरेक्ट शहरीकरण, उनकी समस्याएं क्या है, प्रॉब्लम्स अपने को देखनी है और उनके सॉल्यूशन क्या होते हैं, सीधा स्पष्ट सिलेबस में लिखा है। तो आप देखो अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम भी है, तो ये बहुत सारा अपने के लिए वरदान भी है, मतलब बहुत सारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं शहर, ठीक है। तो पहले अपन देखते हैं कि शहरीकरण में कुछ टर्मिनोलॉजी होती है वो पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। नगरीकरण से पारिभाषिक शब्दावली, देखो कुछ होते हैं बस्ती या ढाणी। अब मैं ये मतलब ध्यान से समझना, देखो जैसे गांव होता है, ध्यान समझना, ये गांव है पूरा, ये मान लो मेरे गांव का नाम है नटाटा, ठीक है। अब उसमें बस्ती होती है, जैसे मान लो कि ये जो इलाका है यहाँ बस्ती, मतलब जैसे हमारे बोलते राजस्थान में ढाणी बोलते, ढाणी बस्ती को ढाणी बोलते हैं उधर। मतलब जैसे मान लो कि हमारे 4-5 घर यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है, तो ये बस्ती हो गया। एक दूसरी बस्ती यहाँ पे रहेगी, तीसरी बस्ती यहाँ पे, चौथी बस्ती ऐसे। या मान लो ये जैसे वार्ड्स में डिवाइड किया दिया जाता है, इन बस्तियों से मिलकर बनता है गाँव, ठीक है, ध्यान से समझना। तो ये हो गया बस्ती और इससे मिलकर बनता है गाँव, और गाँव से मिलकर बहुत सारे गाँव जब मिल जाते हैं तब वो बनता है कस्बा। और मतलब ये मान लो, या क्या होता है कि जो शहर के बीच में और गांव के बीच में जो ट्रांजिशन वाला जोन होता है, ठीक है ना, मतलब जहाँ पे पूर्ण रूप से शहरीकरण भी नहीं हुआ ना पूर्ण रूप से ग्रामीणीकरण, तो वो कहलाता कस्बा, ठीक है। अब कस्बे के जैसे ही बाहर निकलोगे आप, कस्बा जैसे मान लो ये कस्बा हो गया, ठीक है। अब इसके जस्ट ये वाला क्या कहलाएगा? शहर कहलाएगा। अब जब बहुत बड़ा शहर हो, उसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो, तो महानगर। अब उससे भी बड़ा कोई है, जैसे मेगा सिटी, जिसमें दिल्ली आ गया, मुंबई आ गया, ठीक है, बेंगलोर आ गया, चेन्नई आ गया, कोलकाता आ गया, ये मेगा सिटी है, मतलब जिनका करोड़ों में जनसंख्या रहती है वो रहता है, ठीक है। तो ये छोटा सा मतलब एक आइडिया होने चाहिए, जैसे मोस्टली लोग है ना कस्बे को नहीं, टाउन को नहीं समझ पाते हैं, तो ये पता होना चाहिए। टाउन होता है शहर और ग्रामीण क्षेत्र के बीच में, जहाँ पे आधा शहरीकरण हो गया और आधा ग्रामीण जीवन। अभी जैसे देखा होगा आपने कभी, जैसे अगर आप कभी दिल्ली, जैसे मान लो ये मान लो कोर दिल्ली है, ठीक है, इसके जस्ट आप हरियाणा की तरफ जाओगे ना, तो यहाँ पे क्या है कि जैसे गुड़गांव हो गया, गुरुग्राम, मतलब ऐसे गुड़गांव हो गया, फरीदाबाद। अब वहाँ पे क्या है कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी बन रही है, पर साथ में खेती भी हो रही है उधर, बहुत सारे लोग वहाँ मतलब जैसे मकानों के साथ पशुपालन भी कर रहे हैं, पर शहरों में तो ऐसी ये चीज़ देखने को मिलती नहीं है ना। तो ये होता टाउन, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। मेगा सिटी याद रखना जिनके करोड़ों में जनसंख्या होती है, ठीक है, दिल्ली, मुंबई इनके, कोलकाता, बेंगलोर, चेन्नई इनके, ठीक। तो बस्ती क्या हो गया? व्यक्तियों का रहने का सबसे छोटा समूह होता है, वही बता रहा हूँ, ढाणी भी बोलते हैं इसको, ठीक। गांव बस्ती से थोड़ा बड़ा आवासीय क्षेत्र, जिसका विशिष्ट नाम एक भौगोलिक क्षेत्र होता है और जिसकी विशिष्ट संस्कृति ग्रामीण होती है। मतलब संस्कृति ग्रामीण होने का मतलब ये होता है कि वहाँ पे जैसे मान लो पशुपालन रहेगा, कृषि रहेगी, मतलब 75% जो जनसंख्या है वो कृषि पे निर्भर रहेगी, ठीक है। उसके बाद में वहाँ के कल्चर होते हैं। हाँ बोले। इसमें पॉपुलेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं है? देखो ना, मतलब गाँव को लेके नहीं होगा, पर जैसे ही अपन आगे बढ़ेंगे, जैसे टाउन में बढ़ेंगे, ठीक है, सिटी में आएंगे, तो इसमें पॉपुलेशन वाला हो। पर देखो पॉपुलेशन एक ही वो से, देखो अगर आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे ना, देखो देखो एक चीज़ याद रखना, अपन जैसे अपनी सोसाइटी में पढ़ रहे हैं तो सोसाइटी का एक पैरामीटर अलग होता है, ठीक है। पर जैसे आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे तो ज्योग्राफी अलग होता है, इकोनॉमी का इकोनॉमी अलग होता है। तो समझ में आया? तो कभी भी किसी चीज़ को अपन डिवाइडेड करेंगे तो तीनों रेफरेंस पे देखेंगे। पहले जैसे संस्कृति कैसी है, ग्रामीण संस्कृति है, अर्बन संस्कृति है, समझ में आया? उसके बाद अपन देखेंगे आर्थिक क्षेत्र में वहाँ पे क्या है, एग्रीकल्चर है या कौन सा सर्विस सेक्टर है, क्या है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, क्या है, ठीक है, इस आधार पर डिवाइड होता है। दूसरा एक होता है भौगोलिक क्षेत्र, उसके आधार पर भी होता है,
तो ये तीनों क्राइटेरिया काम करेंगे एक साथ। मतलब आप ऐसा और नहीं। जैसे तहसील और जिला बनते हैं, हाँ हाँ, तहसील और जो जिला घोषित होते हैं तो उनका तो होता होगा क्राइटेरिया। ऐसा नहीं होता है। मतलब देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, जैसे मान लो कि तहसील है, ठीक है। अब तहसील में क्या होता है, बहुत सारे गांव मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो तहसील वाला इलाका होगा, अब ये क्या होगा ना, यहाँ पे थोड़ा बहुत टाउन टाइप से हो जाएगा एक। यहाँ पे मतलब बड़े बड़े कुछ ऑफिस बन जाएंगे, ठीक है, गवर्नमेंट के ऑफिस रहेंगे, कुछ बाजार लगना शुरू हो जाएगा, तो ऐसा टाउन टाइप से बन जाता हो। तो ऐसा नहीं होता कि पॉपुलेशन डिमांड, जैसे अगर आपने बचपन से पढ़ा होगा इसलिए आपको डाउट आ रहा है कि जैसे भाई 75% जनसंख्या, अगर मान लो जिनका खेती में नहीं काम करे उनको नगरों में चेंज कर दिया जाता है, तो वो क्राइटेरिया एक क्राइटेरिया नहीं होती। इकोनॉमी भी देखा जाता है, कितना लैंड वहाँ पे कर रहे हैं लोग, खेती कर रहे हैं नहीं कर रहे, कौन से सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो भी आएगा देखो आगे। जैसे अब देखो टाउन। पॉपुलेशन तो रहता है ना, हाँ, पॉपुलेशन तो रहता है जनसंख्या आधार पे। मैं फिर बता रहा हूँ, एक ही क्राइटेरिया नहीं होता जनसंख्या। उसमें देखो वहाँ का कल्चर भी देखा जाएगा, एग्रीकल्चर सिस्टम कैसा है, इकोनॉमी कैसी है वहाँ सर की। इसका एग्जाम्पल मेरा गांव हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे है ना एग्रीकल्चर भी होती है, साथ में मॉल्स भी बने हुए हैं बहुत। हाँ, तो फिर वो टाउन कहलाएगा, वो टाउन कहलाएगा, गाँव नहीं कहलाएगा फिर वो। याद रखना वो चीज़, वो टाउन होगा। देखो अभी देखना, ये टाउन की डेफिनेशन में यही आएगा। देखो टाउन क्या होता है, 5,000 से अधिक और 1 लाख से कम जनसंख्या वाला आवासीय समूह। अब जैसे मेरे गांव की संख्या ना 7500 है, 7,000 से ज़्यादा जनसंख्या है, पर अभी वो टाउन मतलब पूर्ण रूप से टाउन भी नहीं है, क्योंकि अभी भी वहाँ पे जैसे थोड़ी बहुत खेती भी होती है। वैसे वाला कम दर्जे वाला आवासीय समूह जो गांव एवं नगर की मुख्य विशेषता, मतलब दोनों टाउन मतलब क्या होता है, गाँव की और दोनों की रहता है। नगर की मुख्य विशेषता मुख्यतः नगर रहता है, और जहाँ गैर कृषि कार्य प्रधानता होती है, बस ये चीज़ याद रखना, गैर कृषि कार्य। अगर कृषि कार्य प्रधानता होगी तो याद रखना वो गाँव कहलाएगा। अब देखो जनसंख्या, मैं फिर बता रहा हूँ, वो मत समझो बोली जनसंख्या के आधार पर नहीं होता है। अगर मान लो सोचो जनसंख्या तो 5,000 से ज़्यादा हो गई है, सोचो अब पर वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा हो रही है, तो फिर कैसे होगी बताइए, फिर उसको टाउन नहीं बोलेंगे ना, गैर कृषि कार्य ज़्यादा होना चाहिए। तो इसीलिए बता रहा हूँ, वो जनसंख्या क्राइटेरिया याद मत रखो, 2-3 क्राइटेरिया जब होता है फुलफिलमेंट तब जाके होता है, ठीक है। आगे देखो नगर, नगर में क्या होता है 1 लाख, और अब देखो अब ये क्राइटेरिया याद रखना है, यहाँ 5,000 से 1 लाख तक, फिर 1 लाख से ऊपर उससे अधिक जनसंख्या वाला आवासीय समूह जहाँ अत्यधिक जनघनत्व एवं 2/3 लोग गैर कृषि कार्य। देखो मैं फिर बता, देखो अभी दूसरा फैक्टर भी काम कर रहा है ना, ऐसे नहीं जनसंख्या नहीं, ये वाला फैक्टर भी होना चाहिए, ठीक है। तो 66% लोग गैर कृषि कार्य में संलग्न होते हैं तथा नगरीय जीवन शैली को प्रधानता होती है, ठीक है। अगला अर्बनिज्म, नगरीय जीवन शैली को नगरीयता कहते हैं, मतलब लाइफ स्टाइल वहाँ की, मतलब आपकी सिटी की, जैसे बोलते हैं सिटी लाइफ का स्टाइल, सिटियों की, मतलब किसी को कोई शहरों से रह के आता है गांव में तो ऐसे बोलते देखो ये तो शहरों की तरह रह रहा है यहाँ पे, मतलब उसका बोलने चालने का तरीका, उसका कपड़ा पहनने का तरीका, ठीक है। तो ये होता है मतलब नगरीय जीवन शैली, ठीक। मेट्रोपोलिस सिटी जो 10 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाला नगर, ठीक है। फिर मेगा सिटी कौन होते हैं, जैसे मान लो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता हो गए, 1 करोड़ एवं उससे अधिक जनसंख्या वाले नगर। भारत में 2011 की जनगणना में इसको अपनाया गया, और भारत में 3 मेगा नगर है, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब नगरीय सम्मेलन क्या होगा कि जैसे मान लो बहुत सारे नगर आसपास मिले रहते हैं, जैसे दिल्ली में देखना, दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, फिर इधर गाजियाबाद, ये सब है, तो ये क्या है, क्लस्टर हो गया मतलब उनका ये, ठीक है। तो समीप स्थित 2 या 2 से अधिक मुख्यतः विधिक नगरों का समूह भारत में पहली बार इसे 1971 की जनगणना में अपनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जगह मेट्रोपोलिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, पर बस एक आइडिया होना चाहिए कि किसको बोलते हैं नगरीय समूह, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी क्या करता है ना, बहुत बार ये वर्ड यूज़ कर लेता है क्वेश्चन में डायरेक्ट, तो ये पता होना चाहिए। मतलब उपनगर क्या होता है, उपनगर मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि ये दिल्ली है, अब इस पे इससे रिलेटेड कोई जो है छोटा, जैसे फरीदाबाद हो गया, नोएडा हो गया, ये छोटे उपनगर हो जाएंगे दिल्ली के, समझना, ये दिल्ली के उपनगर है, ठीक है। अपने आप में एक अलग एरिया रहेगा, पर दिल्ली के उपनगर है, ठीक। किसी मुख्य नगर की परिधि पर स्थित अपेक्षाकृत किसी मुख्य नगर की परिधि पर स्थित अपेक्षित छोटा नगर जो अपनी आर्थिक आवश्यकताओं के लिए मुख्य नगर पर निर्भर होता है तथा उसकी अपनी पृथक विधि पहचान। जैसे कैसे दिल्ली पे लोग क्या होता है ना, जैसे नोएडा से या मान लो फरीदाबाद से यहाँ लोग जॉब करते हैं फिर चले जाते हैं, ठीक। तो मतलब आर्थिक रूप से यहाँ पे निर्भर है दिल्ली पे, या दिल्ली में मान लो बहुत सारे सर्विस प्रोवाइड करना, सब्जी बेचना हो या कुछ सामान पहुँचाना हो कुछ फैक्ट्री को, उपनगर मतलब दिल्ली के उपनगर, फरीदाबाद हो गया, नोएडा हो गया, सब दिल्ली के उपनगर है, ठीक।
सैटेलाइट टाउन क्या होता है कि इनको मतलब जैसे मान लो कि मेन सिटी है, उसके बाहर उसको बसाया जा रहा है, ठीक है। जैसे मान लो नोएडा, ये सब सैटेलाइट टाउन भी है एक तरीके से। मुख्य नगर से थोड़ी दूर पर अवस्थित कस्बा जिस पर मुख्य नगर कच्चे माल हेतु निर्भर होता है और जो द्वितीयक उत्पाद हेतु मुख्य नगर पर निर्भर होता है, ठीक है। मतलब दोनों की एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंसी बनी रहती है, ठीक है। अब मतलब क्या है ना, ध्यान समझो, यूपीएससी इन क्वेश्चन इन वर्ड्स का यूज करती है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अर्बन विलेज मतलब जहाँ पे, जैसे मैं वही बता रहा था कि जैसे मान लो कि आप इधर से राजस्थान से इधर आओगे ना, जैसे अलवर, फिर इसके बीच में निमराना, ये सब पड़ता है। फिर निमराना से आगे जब आओगे और दिल्ली के बीच में, तो यहाँ पे क्या कुछ कुछ क्षेत्र एकदम खेती भी दिखेगी आपको और बहुत शहर भी दिखेंगे, तो ये नगरीय गाँव हो जाएंगे। नगरों के बीच में स्थित वह गांव या जो नगरों से घिरा हुआ होते हुए भी अपनी ग्रामीण विशेषता को बनाए रखता है। मतलब वहाँ खेती हो रही है, लोग गाँव में वो रख रहे हैं, गाय भैंस रख रहे हैं, सब कुछ। और अपन उसके आसपास देखोगे तो बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी दिखेगी आपको, ठीक। नगरीय वृद्धि, नगरीय ग्रोथ, किसी देश में नगरों की संख्या या नगरीय जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि मुख्यतः मात्रात्मक, ठीक है। जैसे मान लो कि पहले ऐसा था कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो 90% तो ग्रामीण था, स्वतंत्र क्षेत्र, फिर उसके बाद 10% समथिंग नगर थे, शहर थे, ठीक। आज ऐसा हो गया कि लगभग 34% तक चला गया, और ऐसा बोला जा रहा है 2050 तक अपन 50% तक चले जाएंगे, ठीक है। अर्बन डेवलपमेंट क्या होता है, नगरीय जनसंख्या के जीवन स्तर में सुधार, मुख्यतः गुणात्मक, मतलब कि सड़क, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, ये सब सारी चीज़ें होती है। नगरीकरण क्या होता है, मुख्यतः नगरीय जीवन शैली का फैलाव, प्रसार, मुख्यतः गुणात्मक मात्रा। अब ये इंपॉर्टेंट है, अर्बनाइजेशन। अब क्या होता है, जैसे मान लो कि ये बड़ा शहर है दिल्ली यहाँ पे, तो इसका प्रभाव है ना आसपास के जो इलाका होगा उस पर पड़ता है, तो ये जो प्रभाव पड़ रहा है उसको नगरीकरण कहते हैं। कैसे, जैसे मान लो कि यहाँ के लोग वही लाइफ स्टाइल फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, क्लब व्लब में जाना, ठीक है, उस तरीके का इन्वायरमेंट, तो वो जो होता है मतलब जीवन शैली। लोग यहाँ पे जैसे मान लो कि शहरों में उठ के, जैसे आजकल देखो ना गाँव में भी पार्क बनने लग गए हैं, पर मोस्टली कॉन्सेप्ट कहाँ का है, शहरों का है ना। गाँव में क्या पार्क की ज़रूरत है तो वही चीज़ है। गाँव जैसे शहरों में जिम लोग जाते हैं, आजकल गाँव में भी जिम बनने लग गई है, ये क्या है, नगरीकरण। हाँ सर, हमारे गांव में भी है ओपन जिम। हाँ वही ना, तो अब ये शहरों का है, परंतु ये कॉन्सेप्ट आज क्या ऑर्गेनाइजेशन के कारण लोग ही लाइफ स्टाइल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं ना। गाँव में क्या है, दो जाके खेत में जाके 2-3 फावड़ा मार के आ जाओ क्या तो लोग वही है, ठीक है। उपनगरीकरण क्या होता है, नगर से बाहर परिधि विस्तार के कारण छोटे कस्बे के विकास की प्रक्रिया, उपनगर के विकास की प्रक्रिया। जैसे क्या, जैसे मान लो कि ये दिल्ली है, अब यहाँ पे मान लो इसका विस्तार होते जा रहा धीरे धीरे, तो यहाँ पे छोटे छोटे कस्बे बनते जाएंगे, टाउन, फिर और विस्तार होते जाएगा तो फिर यहाँ टाउन बनते जाएंगे, तो ये होता है, ठीक है। अति नगरीकरण क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो जाए, किसी भी नगर की आर्थिक क्षमता, संरचनात्मक सुविधाओं की क्षमता से ज़्यादा जनसंख्या नगर में आ जाना। जैसे दिल्ली में ऐसे, जैसे मान लो रहने लायक संख्या 10, पर यहाँ पे रह रहे हैं 100 लोग, तो ये होता है अति ओवर अर्बनाइजेशन, ठीक है। नगरीय उपांत, अर्बन स्प्रेल, फैलाव, मतलब वही देखो जैसे दिल्ली है, पर यहाँ नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, ये सब बन रहा है, ये फैलाव है नगर का। अब देख रहा कुछ दिनों बाद में जैसे एनसीआर, जैसे दिल्ली एनसीआर में इनको ले लिया, अब कल जाके दिल्ली एनसीआर ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये नगरीय फैलाव। नगर में अत्यधिक जनसंख्या की बोझ को कम करने के लिए नगर के परिधि क्षेत्र में अनियोजित तरीके से जनसंख्या के फैलाव की प्रक्रिया, ठीक है। काउंटर अर्बनाइजेशन, काउंटर अर्बनाइजेशन का मतलब ये होगा नगरीकरण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो इसको काउंटर करो, मतलब कोई भी चीज़ को काउंटर करना, मतलब अति नगरीकरण की स्थिति में नगर के ऊपर जनसंख्या के भार को कम करने के लिए नियोजित तरीके से नगर के परिधि क्षेत्र में नगरीय जनसंख्या के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया। मतलब जैसे आजकल जैसे स्मार्ट सिटी भी ऐसे हो रहा है, जैसे मैं रायपुर में, वहाँ छत्तीसगढ़ में रहता था ना, तो उन्होंने न्यू रायपुर यहाँ बना दिया। अब न्यू रायपुर यहाँ बना दिया तो सब बात लोग अब यहाँ पे धीरे धीरे बसना शुरू हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा उसका मतलब, पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या रह रही थी, अब इसका डिसेंट्रलाइज हो गया, अब यहाँ लोग हो जाएंगे तो इस पर दबाव कम पड़ जाएगा। जीवन निर्वाह नगरीकरण, जो मोस्टली लोग क्या होते हैं, अपना जो खर्चा के लिए लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो मतलब ये उन संख्याओं को दर्शाता है। नगरीकरण का वह रूप जहाँ नगर में रहते हुए भी नगरीकरण सुख सुविधाओं से वंचित लोगों की संख्या, मतलब यहाँ पे रह के जो रिक्शा चला रहे हैं लोग, ठीक है, सब्जी बेच रहे हैं, बस वो यहाँ पे बस अपनी आजीविका का बस पेट पूर्ति कर पा रहे हैं, यहाँ की लाइफ स्टाइल जैसे जिम जाना, पब जाना, बाहर जाना, या मान लो वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये कहलाती है जीवन निर्वाह नगरीकरण, बस उनका वही काम है।
ग्राम नगरीकरण मतलब नगर की परिधि विस्तार का वह रूप जहाँ नगर की परिधि पर अवस्थित गांव में नगरीय संस्कृति का विस्तार होने से गांव में नगर की मिश्रित विस्तृत है। वही मैं बता रहा था, जैसे जिम आना, बाहर आना, होटल आना गांव में भी आज, ठीक है। तो वो सब सारी चीज़ें क्या कहलाते हैं, ग्राम का नगरीकरण हो गया, ठीक। अब एक होता है अर्बन रिसाइकलिंग, ठीक है। अब जैसे ये जो याद करना, देखो एक था स्मार्ट सिटी मिशन और एक था अटल न्यूर ऐसे करके कोई मिशन था, अपन इसमें आगे पढ़ेंगे भी। तो उसमें ऐसा होता है कि जो पुराने शहर उनको नया किया जाता है, सड़कें नई बनाई जाएगी, लाइटिंग किया जाएगा, वहाँ पे नए नए सिस्टम, नालियाँ बनाई जाएगी, वैसा काम होता है, ठीक है। तो मतलब नगर के पुराने जर्जर मकान स्लम को तोड़कर बड़े बड़े मॉल, फ्लैट, अपार्टमेंट बनाने की प्रक्रिया अर्बन रिसाइकलिंग है। इन जगहों से गरीबों को हटाकर उच्च मध्यम वर्गीय लोगों को लाने की प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। अगला नगरीय नियोजन। नियोजन मतलब प्लानिंग करना कि नगर को जैसे बताना, तो मैं बता रहा जैसे नया रायपुर बसाया गया तो उसको प्लानिंग किया गया पूरा, ठीक है। नगर के विकास हेतु या निर्माण हेतु नियोजन मतलब प्लानिंग करना। मास्टर प्लान नगर में विस्तार सुधार हेतु तैयार किए गए प्रस्ताव की रूपरेखा होती है। पूरा एक मतलब कि एक ढांचा कैसे रहेगा, कैसे अपन काम कर, मतलब एक तरीके से ये मान के चलो जो स्मार्ट सिटी मिशन है सब इसी के भी पे उसके लिए प्लान बना हुआ ना एक बार, ठीक। अब देखो एक चीज़ ये याद रखना कि है ना, इसमें करंट कॉन्टेक्स्ट में यूपीएससी क्या करता है ना, कभी बार किसी एक्ट को लेके भी पूछ लेते हैं यूपीएससी कि पहले मतलब उस एक्ट के तहत क्या समस्या थी या जो भी था। यूपीएससी जैसे पीटी में पूछ रहा हो, थोड़ा बहुत आइडिया लेना चाहिए बस, इतना ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट है इसका प्रॉब्लम और सॉल्यूशन बस। देखो जनगणना 1961 के तत्पश्चात जनगणना 1971 के अनुसार वह स्थान जो नगर की मतलब नगर निगम के, नगर की परिभाषा क्या होती है, वह स्थान जो नगर निगम, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या नगर पालिका, म्यूनिसिपलिटी या अधिसूचित नगरीय क्षेत्र, नोटिफाइड एरिया या छावनी बोर्ड के अधीन। याद करना ना, जैसे अगर आपने वो क्वालिटी वाला पीटी टेस्ट 1 या 2 दिया होगा तो उसमें पक्का ये क्वेश्चन आया होगा, छावनी बोर्ड वाला। इसको कौन देखता है, ऐसा क्वेश्चन वो हमेशा पूछते हैं, ठीक है। वह स्थान जिनमें निम्न विशेषताएं विद्वान हो। अब देखो नगर की क्या विशेषताएं रहती है, जिसकी आबादी 5000 से अधिक हो। अपने देखा तो सबसे पहले कौन आता है, टाउन आता है, तो उसमें पहली कंडीशन ये होती है। दूसरा मैं फिर बताऊँ, देखो चारों क्राइटेरिया होने चाहिए, ऐसे नहीं एक क्राइटेरिया से नहीं, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व हो, 75% आबादी गैर कृषि कार्य में संलग्न हो। ये महत्वपूर्ण क्राइटेरिया याद रखना। जो उच्च नगरीय सुविधा या नगरीय सुविधा से युक्त हो, इसी को नगरीय क्षेत्र या अर्बन एरिया कहा जाता है, ठीक है। भारत में नगर का वर्गीकरण जैसे गांव बस्ती को लेकर माना जाता है 5000 से कम जनसंख्या वाले लोग, कस्बा में 1 लाख से कम तथा 5000 उससे अधिक जनसंख्या। मैं फिर बता रहा हूँ, आप इसके आधार नहीं, साथ में एग्रीकल्चर वाला भी याद रखना, ठीक है। शहर या नगर के लिए 1 लाख हो, उससे अधिक 10 लाख से कम जनसंख्या। महानगर के लिए 10 लाख से लेकर उससे अधिक जनसंख्या तथा 1 करोड़ से कम जनसंख्या। मेगा सिटी में 1 करोड़ या उससे अधिक जनसंख्या, ठीक है। जब इनको सबको मिलाएंगे, ये वाला सारा एरिया मिल जाएगा तो ये अर्बन एरिया कहलाएगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। अब ये ज़्यादा बस इतना याद रखो, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड सिटी रिपोर्ट निकालता 2016 में भारत में 5 मेगा सिटी को चिन्हित किया गया। ये मतलब यूपीपीसीएस क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे बस जैसे भाई मतलब यूपीएससी के लिए तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पीसीएस के लिए मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, चेन्नई हो गया, ठीक है। ये याद रखना 5 मेगा सिटी है भारत में। 2030 तक 2 और मेगा सिटी का विकास का अनुमान लगाया गया है, हैदराबाद और अहमदाबाद, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है नगरीय समाज, क्योंकि अपन को अब इसको ना तो ज्योग्राफिकल एरिया में देखना, अपने को इसको सोसाइटी के भाई नगरीय समाज कैसा होता है। अरे याद रखो कि हमेशा कि नगरीय समाज और ग्रामीण समाज में क्या अंतर होता है पता होना चाहिए, उनकी लाइफ स्टाइल में। कल देखो नगरीय समाज ध्यान से समझ रहे हैं, जिसमें कुछ बता दें, नगर या ग्रामीण। गाँव में क्या होता है, जॉइंट फैमिली होता है या न्यूक्लियर फैमिली होता है, यहाँ एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी होती है, यहाँ सर्विस सेक्टर या मैन्युफैक्चर सेक्टर होता है, ठीक। यहाँ पे कास्टिज्म बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे थोड़ा कम होता है, होता तो यहाँ पे भी है, फिर मैं बता रहा हूँ। यहाँ जजमानी सिस्टम अच्छे से फॉलो होता है, यहाँ पे जजमानी सिस्टम नहीं होगा, यहाँ क्लास सिस्टम चलेगा। तो ये सब डिफरेंस अपने को पता होने चाहिए इंडियन सोसाइटी के लिए, फिर उस रेफरेंस में इन चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। आगे देखो, तो इसका अर्थ अपन देखेंगे, लक्षण क्या होता है नगरीकरण का अर्थ क्या होता है। नगरीय समाज का वह समाज, अब देखो समाज मतलब सोसाइटी मतलब ध्यान से समझना। जैसे कभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्या होता है ना, जैसे ये बिल्डिंग्स बनती है या मान लो जैसे बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती है ना, तो उनकी एक अलग सोसाइटी बन जाती है। अब सोसाइटी के लिए क्या है, क्या चीज़ें चाहिए ज़रूरी,
एक तो बहुत सारे परिवार होने चाहिए, सबका उनका एक कल्चर होता है, ठीक है। तो वैसे एक सोसाइटी बनती है, सोसाइटी एक व्यक्ति से नहीं बनता, ये चीज़ हमेशा याद रखना, ना ही एक परिवार से बनेगी, बहुत सारे परिवारों के समूह से बनेगी सोसाइटी, ठीक है। जैसे कभी देखा होगा ना, जैसे आजकल ये बहुत सारे जो बिल्डर्स जो बनाते हैं, ऐसे पास सोसाइटी हो गया, मतलब बहुत सारे परिवार रह रहे हैं वहाँ पर, उनका एक सोसाइटी, उनका एक कल्चर होता है, वो अपना एक कल्चर फॉलो करते हैं, सबको सारी चीज़ें होती हैं। वह समाज जो नगर की विशेषता से युक्त होता है, ठीक, तथा नगरीय जीवन शैली को जीता है, मतलब लाइफ स्टाइल होती है, और उसे नगरीय समाज कहा जाता है। नगरीय समाज के क्या लक्षण होते हैं? पहली बात, जनसंख्या का वृहद आकार व अधिक जनघनत्व होता है। बस स्वाभाविक सी बात है, जैसे शहरों में तो आप देखो कि आप यहाँ पास पास मकान होते हैं बहुत सारा, बस बीच में पार्क वार्क रोड के। अब गाँव में देखो, एक अगर आपको गाँव देखना है ना, बाड़मेर में जैसलमेर उधर जाना वहाँ 5-5 10-10 किलोमीटर तक कोई घर नहीं दिखेंगे तुम लोगों को तो वहाँ पे क्या है, जनगणना तो बहुत कम है, ठीक है, तो वो चीज़ याद रखना। अब देखो, मुख्यतः गैर कृषि कार्य में संलग्न, मतलब मोस्टली ये रहेगा कि मतलब 75% से ज़्यादा ही मान के चलो कि यहाँ पे खेती नहीं दिखेगी आपको, ठीक है। मुख्यतः औद्योगिक अर्थव्यवस्था होगी, ठीक है। जटिल श्रम विभाजन होगा। जटिल श्रम विभाजन का मतलब ये होता है, जैसे गाँव में तो ऐसा देखने को मिलेगा एक ही व्यक्ति बहुत सारा काम कर रहा है, परंतु यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे एक एक काम के लेके स्पेशल व्यक्ति नियुक्त होगा, और सबका एक अलग अलग क्राइटेरिया होगा, सबकी सैलरी अलग होगी, सब कुछ अलग होगा, ठीक है। विशेषीकरण होगा, वह पारस्परिक निर्भरता होगी, ठीक है। अब जैसे गांव में क्या, एक टेलर था, तो वो सोचो टेलर सब कुछ बना रहा है, पर यहाँ पे क्या होगा, कोई कंपनी में बटन लगाने वाला अलग होगा, ठीक है, सिलाई करने वाला अलग होगा, कटाई करने वाला अलग होगा। अब इनके सबकी एक दूसरे पर निर्भरता, क्योंकि अभी जब तक बटन कब लगाएगा, जब तक शर्ट सिल के आएगी तभी लगाएगा ना, तो ये एक दूसरे पे और वहाँ पे क्या है, गाँव में वो टेलर अपना अकेला काम कर रहा है, तो वहाँ गाँव में जटिल श्रम विभाजन नहीं होता, ये चीज़ याद रखना। अब यहाँ पे मुख्यतः औद्योगिक अर्थव्यवस्था होता है, वहाँ पे गाँव में कैसी होती है, एग्रीकल्चर होता है। विषम रूपता एवं जीवन की उच्च गुणवत्ता होती है। विषम रूपता याद रखना आर्थिक सेंस में रहेगी। यहाँ पे आर्थिक लोगों के पास, बहुत सारों के पास गाड़ी रहेगी, किसी के पास कुछ ही नहीं है। गाँव में मोस्टली सब लोग गरीब ही है, तो इस कारण से यहाँ विषम रूपता ज़्यादा रहती है। जीवन की उच्च गुणवत्ता है, क्योंकि यहाँ पे अच्छा आपको पानी मिल रहा है, ठीक है। पानी तो उल्टा गाँव में अच्छा मिलता है, पर गाँव में हेल्थ सिस्टम अच्छा नहीं है। यहाँ हेल्थ सिस्टम अच्छा मिल जाएगा, इस गाँव में स्कूलें अच्छी नहीं होती, यहाँ स्कूलें अच्छी मिल जाएंगी। अगर ये टॉपिक आप समझ लोगे ना, तो एक ज्योग्राफी में टॉपिक है माइग्रेशन वाला, तो वो चीज़ें समझ में आ जाएगी आप लोगों को, ठीक। अगला, यहाँ मॉडर्न शिक्षा होती है, तार्किकता की प्रधानता होती है। गांव में ये चीज़, ये बात सही है कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं है कि मतलब देखो, मैं शहरों में मुझे इतने साल हो गए रहते हुए, अपने को ऐसा लगता है कि शहरों में मतलब ये जो तांत्रिक विद्या ये नहीं चलती, सब चलती है और ऐसा नहीं, बड़े लेवल पे चलती है, ऐसा कोई वो नहीं, गाँव में भी चलती है, मतलब शहरों में भी चलती है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब हाँ, यहाँ पे है कि कुछ लोग रैशनल होते हैं, लॉजिकल होते हैं, ठीक है। बहुत सारे मोस्टली लोग यहाँ पे भी जातिवाद ये सब सारी चीज़ें मानते हैं, ठीक। तो ये मोस्टली ऐसा यहाँ पे भी होता है, ऐसा नहीं, बहुत पढ़े लिखे लोग भी ये चीज़ें करते हैं, ठीक। दूसरा, अपरिचितता ये सबसे बड़ा दिक्कत है यहाँ पे। जैसे मान लो कि ऐसा होता है कि जैसे नीचे वाले फ्लैट में कोई रह रहा, आप उससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। गांव में तो ऐसा होता है कि फलाने के उस घर में क्या हो रहा है ये भी पता हो जाता है तो गांव में और यहाँ पे ये अंतर है, ठीक है। मैं सही बता रहा हूँ ना, नीचे वाले फ्लोर पे कौन रहता है, क्या है, कौन है, कोई मतलब नहीं। पर गांव में सोचो, ऐसा हो सकता है पॉसिबल, तुम्हारे घर में कोई आके रह रहा हो और तुम्हें कुछ पता ही नहीं हो उसके बारे में, पर यहाँ पे रहता है, ठीक। व्यक्तिवादिता ज़्यादा है। अब व्यक्तिवादिता स्वाभाविक सी बात है, यहाँ कोई मतलब है नहीं किसी से, इसीलिए तो व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म ज़्यादा है, सब अपने अपना फ़ायदे के सोचते हैं, ठीक। गाँव में तो सामूहिकता रहती है, पर वहाँ पे भी चीज़ें खराब हो चुकी हैं। औपचारिक में द्वितीयक संबंधों की प्रधानता है, ठीक है। यहाँ पे बस वही याद रखना कि कोई काम से मतलब रखे। जैसे मान लो कि आपके फ्रेंड्स बनेंगे, कैसे तो बनेंगे कि आप जब जॉब कर रहे हो तो बस साथ में बन गए, ठीक है। और गाँव में ऐसा कोई ज़रूरत नहीं होती, गाँव में पीढ़ियों से अपने संबंध बने हुए रहते हैं, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। एकाकीपन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। दिखावा व चमक दमक की लाइफ लोग जीते हैं बहुत सारी क्रीम व्रीम लगा के निकलेंगे यार। मतलब जो गाँव में मैंने देखा एक मोस्टली है ना, जैसे गाँव में क्या होता है ना कि लोग मतलब बॉडी पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, पर शहरों में जो लोग इसीलिए जिम जाना या ब्यूटी पार्लर जाना, देखो गांव में कभी ब्यूटी पार्लर देखे होगे पर आजकल खुल रहे हैं, पर मतलब ये अंतर है, मतलब समझ रहे ध्यान से। तो उससे क्या होता है ना कि मैं शहरों में लोग है ना बॉडी पे अपना बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, ठीक है। तो दिखावा चमक दमक ज़्यादा है, तीव्र प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है।
औपचारिक सामाजिक नियंत्रण की प्रधानता है, ये चीज़ समझना ध्यान से। गाँव में तो क्या होता है ना, जैसे मान लो कि वहाँ पे आपका परिवार तो कंट्रोल करेगा ही आपको, पर आपको हमेशा ये डर भी सताते रहेगा कि उस फलाने के ताऊ ने देख लिया तो मेरा कोई मतलब किसी लड़के के साथ देख लिया, या लड़के को किसी लड़की के साथ देख लिया, या कोई चोरी करते हुए देख लिया। अब यहाँ पे तो तुम मतलब समझ रहे हो कि बाहर जाके किसी मर्डर करके आ जाओ, किसी से कोई मतलब नहीं है। मतलब बहुत सारे केस जैसे हुआ ना दिल्ली में उस दिन, सोचो सरेआम वो मार रहा था उस लड़की को, अभी पिछले नवंबर दिसंबर की तो घटना है, सब लोग देख रहे हैं आराम से। मतलब समझ रहे हो ना। और गाँव में तुम किसी के सामने चोरी करने की सोच भी नहीं सकते। तो वहाँ पे क्या होता है, सामाजिक नियंत्रण बहुत ज़्यादा होता है, पर यहाँ पे औपचारिक सामाजिक नियंत्रण रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। नगरीकरण का अर्थ क्या होता है, एक ऐसी प्रक्रिया जहाँ कोई ग्रामीण जनसंख्या नगरीय विशेषताओं को ग्रहण करती है, या नगरीय जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या अनुपात में वृद्धि होती है, या नगरीय क्षेत्र का परिधि विस्तार के साथ साथ नगरीय जीवन शैली का भी फैलाव होता है, नगरीकरण कहलाता है। ठीक है, ये अपन देख लिए थे। अब देखो भारत में नगरीकरण का स्वरूप क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसके सामाजिक प्रभाव क्या रहा है, समस्याएं, समस्याओं का कारण समाधान। तो यही अपना टॉपिक है इंपॉर्टेंट, जो सिलेबस में मेंशन किया गया। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो बेसिक एक जस्ट एक बैकग्राउंड बनने के लिए आपको चीज़ें हुई थी। ठीक, अब देखो अर्थ एवं स्वरूप क्या है इसका। देख तो अंग्रेजी शासनकाल में मतलब, अब देखो ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, और अब की बार भी शायद पूछा था, और इससे पहले भी पूछा हुआ यूपीएससी ने। ठीक है, मतलब एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था कि सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में भी नगरीकरण ने बढ़ावा दिया। अरे बात सही है, पहले नगर कौन थे, जैसे मान लो काशी हो गया, ठीक है, मथुरा हो गया, ठीक है, जगन्नाथपुरी हो गई, यहीं पे तो शहर बसे ना। क्यों, ये धार्मिक, पहले तो लोग आते थे तो फिर उनके लिए रुकने की व्यवस्था होनी चाहिए, खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसे धीरे धीरे जो है शहरों का विकास हुआ था। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आया था, तो इसलिए बता रहा हूँ सिलेबस ही ज़्यादा पूरी समझ नहीं होगी ना तुम लोग, मतलब आंसर नहीं लिख पाओगे। यूपीएससी का आप इंडिविजुअल पढ़ाई करके नहीं लिख सकते हो, आपको मतलब सारी पढ़ाई को एक जगह लाना पड़ेगा, तब जाके आप यूपीएससी के मेंस के आंसर लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो अंग्रेजी शासनकाल में आधुनिक संदर्भ में नगरीकरण, मतलब पहले भी ऐसा नहीं था, शहरीकरण था, परंतु उसको शहर नहीं बोलते थे। जैसे काशी हो गया, ठीक है, बनारस हो गया, हरिद्वार हो गया, ये सारी चीज़ें। ठीक, परंतु जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इसको मॉडर्नाइजेशन रूप में बोला कि अर्बनाइजेशन। ठीक है, तो मुख्यतः आधुनिक और पश्चिमी संस्कृति के रूप में प्रारंभ हुआ था। ठीक, तो पहले कौन कौन से थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये काम आएगा कि कैसे भारत में जो शहरीकरण कैसे हुआ। पहले हुआ बंदरगाह नगर, जैसे बंदरगाह नगर कौन सा है, कोलकाता। ठीक है, मुंबई भी आप देख लो, वो भी वही है, तिरुवनंतपुरम देख लो, ठीक है, कोची देख लो, ये सब क्या है, बंदरगाह नगर ही तो है। फिर अगला सैनिक केंद्र के रूप में मेरठ देख लो, आगरा देख लो, यहाँ पे छावनी आती पहले। अब ध्यान से समझना, जैसे मान लो जब अंग्रेज़ों के टाइम में यहाँ पे मान लो कि छावनी रहती थी, तो छावनी रहती थी तो क्या होता था कि वहाँ मान लो 1000 सैनिकों को एक साथ रखा जा रहा है। अब 1000 सैनिक वहाँ रहेंगे, अब उनकी आवश्यकताओं के लिए बहुत सारी दुकानें खुलेगी। ठीक है, उनको कपड़ा चाहिए, राशन चाहिए, सारी चीज़ें, फिर उनके लिए थोड़ा घूमने टहलने का, तो ऐसे धीरे धीरे शहरों का विकास हो। ठीक, फिर अगला शैक्षिक केंद्र के रूप में अलीगढ़, बनारस हो गया। जैसे आज के दौर में देखो ना, कोटा देखो, कोटा कितना बड़ा शहर बन गया, एजुकेशन सेक्टर हब के रूप में बना ना। अरे सबसे बड़ा तो यहाँ देख लो, नेहरू विहार, ये सब मुखर्जी नगर है, क्या हुआ, यहाँ पहले कोई भी जंगल था ये पूरा एरिया, जहाँ अभी इतना ज़्यादा बिल्डिंगें बनी हुई। यहाँ शैक्षिक केंद्र बना, कोचिंगें आई, तो बड़ा बड़ा धीरे धीरे क्षेत्र बन गया नगर। औद्योगिक नगर जैसे टाटा नगर, टाटा एक पूरा, भिलाई स्टील प्लांट देख लो आप, या दुर्गापुरा स्टील प्लांट देख लो, वहाँ पे पहले प्लांट आया, फिर लोग कर्मचारी आए तो धीरे धीरे फिर उनके लिए आवास सुविधा, फिर उनके लिए खाना पीना रहना, तो ऐसे धीरे धीरे नगरों का विकास हुआ। ये जो अपन देख रहे हैं, ये देख रहे हैं अपन आज़ादी के मतलब अंग्रेजों के आने के बाद। ठीक है, उससे पहले भी ऐसा नहीं था, भारत में थे, परंतु वो धार्मिक रूपों में थे। एक चीज़ याद रखना। बाद में नगरीकरण के लक्षण क्या रहे हैं, ठीक है, मुख्यतः औद्योगिक नगरों का विकास, साथ ही प्रशासनिक केंद्र के रूप में नगरों का विकास हो। ठीक है, जैसे मान लो जयपुर है, जयपुर में अब क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन एरिया है वहाँ पे। अब ऐसे मोस्टली जयपुर में ज़्यादा इतना इंडस्ट्रियल एरिया है नहीं, है तो थोड़ा बहुत है, बाद में आए, और पहले जैसे मान लो उसको कैपिटल बना दिया गया, तो फिर पहले उसके कारण उसका नगरीकरण होगा ना। ठीक, आधुनिक व पश्चिमी जीवन शैली की विद्वानता वाले नगरों का विकास हुआ। ठीक है, जैसे आप मुंबई देख लो, बेंगलोर देख लो, चेन्नई देख लो, दिल्ली देख लो। ये क्या है, यहाँ पे जो वेस्टर्न में जो मान लो जो चीज़ें हो रही है यहाँ पे, उस दिन आपको देखने लग जाएगी। लिव इन रिलेशनशिप हो गया, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ दिखने लग जाएगी। कभी आपने देखा है कि गाँवों में या मान लो छोटे मोटे शहर है जहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप वाली कोई घटनाएँ हो रही हो, या मान लो मुद्दे उठ रहे हो कि हमें लिव इन मतलब उसमें रहना दिया जाए। ठीक है, तो ये क्या है, ये बड़े बड़े जो सिटीज़ होते हैं वहाँ पे आता है। 1 लाख और 10 लाख जनसंख्या वाले नगरों का तीव्र विकास हुआ है। ठीक है,
अति नगरीकरण के रूप में नगरों का विकास हो रहा है, जैसे दिल्ली हो गया, इन पर दबाव पड़ रहा है। ठीक, मुख्यतः ग्रामीण नगरीय प्रवास के द्वारा नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हुई है, ये बात सही है। जैसे मोस्टली दिल्ली में तो लगभग 60 क्या 70% लोग माइग्रेटेड ही, ठीक है, जबकि विश्व नगरीकरण का 60% स्वाभाविक जनसंख्या वृद्धि के कारण हुआ। भारत में देखो उल्टा है, भारत में क्या है, माइग्रेट होकर पीपल आए यहाँ पे, तो उसके कारण ज़्यादा अर्बनाइजेशन हुआ। पर मोस्टली ऐसा होता है कि वहीं के क्षेत्र जो बढ़ता जाता है उससे होना चाहिए। ठीक है, और भारत में थोड़ा अलग है, ये चीज़ समझना। विभिन्न राज्यों में नगरीकरण, नगरीय जनसंख्या का असमान वितरण, जैसे गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, दिल्ली, चंडीगढ़, महाराष्ट्र आदि में अधिक, जबकि हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम, उड़ीसा आदि में कम। हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल एक पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पे ज़्यादा शहर बने नहीं। बिहार में तो गरीबी है, बिहार के लोग दूसरी जगह चले जाते तो शहर कैसे बनेगा यहाँ पे, तो ये भी एक दिक्कत है। असम एरिया वाला तलहटी वाला एरिया है, वहाँ पे इसलिए नहीं बने। ठीक, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले राज्य है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या के प्रतिशत वाले राज्य, तो गोवा में 62% लोग शहरों में रहते हैं, गाँव वहाँ बहुत कम है। मिजोरम में 52% है, तमिलनाडु में 48 है, केरल में 47 है, महाराष्ट्र में 45 है। 2011 में नगरीय जनसंख्या थी 37, वही मैं बता रहा था 31% है, ये अभी बढ़ गई है। ठीक है, 2033 में भारतीय शहरी जनसंख्या 40% होने का अनुमान है, और आगे जाके और 2050 तक 50% होने का अनुमान है। ठीक, तो ये एक आइडिया रखना, क्योंकि ये काम आता है जब इंट्रोडक्शन लिखने में, ये सब चीज़ों में, कि आगे जाके कैसे प्लानिंग होनी चाहिए। अब देखो भारतीय नगरीकरण के सामाजिक प्रभाव क्या है। तो देखो सभी सी बात है, जब शहरों में आते हो ना तो महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है। ये बात सही है कि शहरों में तुम पास में पड़ोसी व्यक्ति के पास देख रहे हो कि उसके पास कार है, ये है, वो ऐसी लाइफ स्टाइल जी रहा है, ये कर रहा है, तो आपकी ऑटोमेटिक महत्वाकांक्षा बढ़ जाएगी। अब महत्वाकांक्षा बढ़ेगी तो व्यक्तिवादिता ज़्यादा हावी हो जाएगी। अब आप ज़्यादा रिश्तेदारों को उनको मदद नहीं करोगे, उनको पता है कि मुझे पैसा कमाऊंगा तभी मैं उस व्यक्ति से आगे निकल पाऊंगा, तो इंडिविजुअलिज्म ज़्यादा हावी हो जाएगा। गाँव में क्या होता है, सबको साथ में लेके चलते हैं। एक और चीज़ मैं बताता हूँ, यहाँ पे जैसे लोग है ना मर जाते हैं, दो या 3 दिन में सब मामला निपटा है, सब खत्म, अगले दिन अपना जो व्यापार कर रहे थे व्यापार करो। गांव में तो ऐसा होता है कि 12-13 दिन तक तो कुछ लोग भाई अपने घर में खाना भी नहीं बनता है, मतलब समझ रहे हो ना, वो चीज़ें गाँव में अलग है, पर यहाँ पे चीज़ें अलग होती हैं। ठीक, कंपटीशन में वृद्धि तथा नैतिकता का ह्रास होता है। ठीक है, वही बता रहा हूँ, प्रतिस्पर्धा तो होगी। फिर जब देखो कंपटीशन तब पता है कि जब भाई यहाँ पे बिजनेस आपको बढ़ाना, ध्यान से समझना, यही अंतर है। देखो यहाँ पे मान लो कि आप दुकान खोल के रखो, ये भी दुकान खोल के रखो, तो कंपटीशन है दोनों में। अब दोनों पता है कि कंपटीशन है, तभी अब ये कुछ ना कुछ नए तरीके अपनाते रहेगा, तो कंपटीशन होता रहेगा। गाँव में सब लोग खेती कर रहे हैं, उनको कोई मतलब, खेती में क्या कंपटीशन, सब लोग अपना जाएंगे, सबको एक ही दाम मिलेगा, वो तो मंडी का जो मंडी का भाव है वो मिलेगा। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे अगर आप जितना अच्छा परफॉर्म करो तो कंपटीशन रहेगा। अब कंपटीशन रहेगा तो सब ऐसी बात है, फिर क्या होगा, नैतिकता का ह्रास होगा। नैतिकता का ह्रास कैसे होगा, जैसे वो दूध में मिलावट करेंगे, ठीक है, मिठाइयों में मिलावट करेंगे, मसालों में मिलावट करेंगे, ये नैतिकता का ह्रास है। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान से समझना। तो वो लोग क्या आता है, फिर अपने बिजनेस के लिए कुछ भी करेंगे, उनको मतलब नहीं है, जनता की तबीयत से, हेल्थ से कोई मतलब नहीं है उनको। ठीक, परिवार और विवाह संबंध में समानता। ठीक है, अब देखो परिवारों में, जैसे गांव में तो क्या होता है, परिवार का जो मुखिया होता है सब वही चला रहा है, कोई उसकी बात को टाल नहीं सकता। और वहाँ पे जब शादी होती है तो लड़के का राइट्स होता है लड़की पे, गाँव में वो जैसा बोले कि बोलते हैं ना, लड़की तो जूती के बराबर है, मतलब गाँव में यही चलता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे परिवार में जो कमा रहा है सबको भूमिका समान रहेगी। विवाह में वैसा रहता है कि मतलब हस्बैंड वाइफ कम, पार्टनर ज़्यादा रहता है। ठीक, तो अब दूसरी बात यार, स्वतंत्रता का विकास होता है। गांव में तो लोग, महिलाएं जो घूंघट निकाल के बिना उसके नहीं रह सकती। इसमें एक घटना बता रहा हूँ, अभी जब मैं घर गया था, मतलब है ना, तो एक हरियाणा की, हाँ मतलब हरियाणा की थी वो, तो सोचो वह दिल्ली से बैठी हो, मतलब किसी उसका हस्बैंड यहाँ दिल्ली पुलिस में जॉब करता था। तो जैसे ही वो हरियाणा बॉर्डर में एंट्री की तो अपने उसने पल्लू डालना शुरू कर दिया। तो वो बता रही थी, देखो मैं कितना करती हूँ, अब मैं अपने मतलब ससुराल पहुँचने वाली हूँ, तो अब मुझे थोड़ा बहुत लाज करना चाहिए। सोचो एरिया में घुसते ही मतलब वो निमराना में वहाँ की थी, तो सोचो मतलब वो पल्लू डाल रही, मतलब समझो ये चीज़। तो शहरों में तो ऐसा कुछ है ही नहीं ना, शहरों में तो स्वतंत्रता है, कैसे भी रहो, अपनी मन मर्जी से रहो। ठीक है, अब स्वतंत्रता रहेगी तो क्या रहेगा, एकाकी परिवार का विकास होगा। अब विवाह विच्छेद में वृद्धि होगी। लोग, अब देखो गाँव में क्या रहता है कि मतलब
आपको रहना पड़ेगा साथ में, क्योंकि गाँव में समझ आता है कि शादी हो गई तो मतलब अब ऐसे नहीं। शहरों में तो ऐसा है कि मतलब ठीक है, नहीं जच रही तो चलो ठीक है। मैंने बहुत सारे ऐसे भी देखे कि 1 महीना भी रिश्ता नहीं चला, शादी की कोई बात, तो वहाँ नॉर्मली लोग अलग हो जाते हैं। पर गाँव में ऐसा नहीं होता है। गाँव में मान लो कितनी भी बड़ी दिक्कत आ जाए, अगर मान लो कि जैसे मान लो कि पहले दिन ही मान लो लड़का लड़की कोई मान लो इश्यू हुआ शादी के बाद, शहरों में क्या होता है मोस्टली, चलो ठीक गए कोर्ट अप्लाई किया, 5-6 महीने बाद 1 आध साल बाद में तलाक हो जाता है। और गाँव में पहले तो चलो मान लो कि पहली बात तो लड़का लड़की में ऐसे मोस्टली कम केस देखने को मिलता है गाँव में। दूसरी बात मान लो देखने को मिल भी गया तो वहाँ देखो प्रोसेस क्या होती है। जैसे मैंने देखा था, मेरे मामा के लड़के थे, तो उनका ऐसा था कि मतलब डाइवर्स केस, मतलब ऐसा था कि मतलब फैमिली मतलब पूरा था कि भाई लड़की को छोड़ना करके शादी तोड़नी है। फिर गांव में पंचायत बैठी पूरा, एक भाई क्यों छोड़ रहे हो, क्या कारण है, सब कुछ है। फिर दोनों परिवारों को मिलाया गया, पर आखिर में आज सब कुछ अच्छे से चल रहा है, पूरा फैमिली चल रहा है। तो मेरा कहना मतलब कि गाँव में मतलब इस सामाजिक प्रभाव ज़्यादा होता है, सामाजिक दबाव होता है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। पर यहाँ शहरों में कोई दबाव होता नहीं है। लड़की बोलेगी मुझे मर्जी, मैं नहीं करना तो नहीं रहना तो नहीं रहना तो वो वाली बात होती है। महिलाओं की स्थिति में सुधार, पितृसत्तात्मकता कमज़ोर होती है यहाँ पे, बस अब ऐसी बात है, महिला यहाँ पे कमा रही है, ठीक है। महिलाओं को यहाँ दबाया नहीं जाता है, महिलाओं को यहाँ पे राइट्स दिए जाते हैं, तो ऑटोमेटिक जब महिलाओं को राइट्स आएंगे तो सब ऐसी बात है पेट्रियार्कल कमज़ोर हो जाएगी। पर ऐसा नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ। अभी कुछ नई रिपोर्ट आई है, उसमें ऐसा बोला गया कि बहुत सारी महिलाओं ने, अभी देखो एक चीज़ ये ध्यान से समझना, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है, ये भारत में 26% तक ऐसे पहुंच गया था, और अभी कम होके 20% तक आ गया। सोचो, इसका रीज़न जब देखा गया तो पहला कारण ये हुआ कि शहरों में जो महिलाएं जो काम कर रही थी, ऐसा था कि उनके जब पति का इनकम कुछ ज़्यादा बढ़ा तो उनको बोला गया कि छोड़ो, कि मैं तो कमा ही रहा हूँ, अब घर की स्थिति अच्छी हो गई तो छोड़ दो काम। दूसरा ऐसा हुआ कि बच्चा हो गया तब उनको छोड़ना पड़ा, ठीक है। तीसरा ऐसा हुआ कि कोई हायर स्टडीज़ के लिए निकल गई महिलाएं तो छोड़ना पड़ा, तो मतलब वो भी एक कारण रहे। या मान लो महिलाओं की शादी होगी तो जॉब छोड़ना पड़ा, ये भी एक कारण रहता है, ठीक है। तो ये भी एक कारण है, ठीक है। ऐसा नहीं शहरों में सब कुछ बढ़िया होता है, ऐसा कुछ ही नहीं। जाति व्यवस्था का परंपरागत पक्ष कमज़ोर और जजमानी व्यवस्था लगभग कमज़ोर है, समाप्त। हाँ, ये बात सही है कि जाति व्यवस्था परंपरागत पक्ष कमज़ोर हो जाता है। कैसे? गाँव में तो वहाँ सबको पता रहता है कि ये किस जात का है, क्या है, तो वहाँ पे जजमानी व्यवस्था सिस्टम में नियम होते हैं जात के, कि भाई जैसे ब्राह्मण है तो भाई सामने जो लोअर कास्ट वाले वो खाट पे नहीं बैठेंगे, नीचे बैठेंगे। तो एक ट्रेडिशन में नियम होते हैं, परंपरागत पक्ष, तो वो कमज़ोर हो जाता है। देखो ये चीज़ ध्यान से समझना, जाति व्यवस्था खत्म नहीं होती है यहाँ पे शहरों में, वो तो है यहाँ पे भी, पर जो परंपरागत जो पक्ष है वो कमज़ोर होते हैं। ये चीज़ यार वो भी बताऊँ, जैसे खाट में बैठेगा नहीं बैठेगा, कोई किसी के साथ खाना खाएगा, क्या है वो चीज़ें। अब यहाँ पे होटल में कौन काम कर रहा तुम्हें क्या पता, पर गाँव में तो पता रहता है ना, तो पता रहता है, तुम्हें पता है भाई इसके हाथ का नहीं खाना है, तो नहीं खाते लोग वहाँ पे। बस शहरों में पता ही नहीं है तुम्हें कौन क्या है, वो एनोमिनिटी के कारण होता है। मैं फिर बता रहा हूँ गारंटी के साथ। जैसे मान लो कि एक होटल में कोई मान लो कि दलित वर्ग कोई अगर काम कर रहा है, ध्यान से समझना ये चीज़, मान लो वो खाना बनाने का काम करता है। अब यहाँ पे लोग कोई खाने आए, मान लो ब्राह्मण लोग आए खाने, ठीक है, जब तक उनको नहीं पता है तब तक खा लेंगे, कोई उसमें इशू नहीं। अगर उनको पता लग गया कि ये दलित है, ऐसा नहीं कि मतलब एक आध लोग तो खा ही लेंगे, परंतु 3 लोग पक्का मैं बता रहा हूँ चले जाएंगे। ये शहरों में रह के भी लोगों की मेंटेलिटी ऐसी होती है, ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि वो फिर भी खाते रहेंगे। एनोमिनिटी के कारण लोग खा लेते हैं, ये चीज़ याद रखना। अगला, जजमानी व्यवस्था लगभग कमज़ोर हो, जजमानी व्यवस्था इसीलिए कमज़ोर हो गई यहाँ पे, स्वाभाविक सी बात है कि अब देखो गाँव में तो क्या होता है, देखो जजमानी व्यवस्था सिस्टम शायद मैंने पहले भी समझाया था आप लोगों को। जजमानी व्यवस्था सिस्टम पहले क्या होता था, एग्रीकल्चर व्यवस्था होती थी। अब जैसे मान लो कि देखो ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, शूद्र हो गए, तो वैश्य का काम था कि इनका खेती वेती करना, ये सारी चीज़ें। अब देखो वैसे खेती कर रहा है, अब ब्राह्मण है जो शिक्षा देने काम कर रहा था, तो वैसे क्या करता इनको दान देता था, क्षत्रिय सुरक्षा कर रहा तो इसको दान देता था। अब ये शूद्र लोग होते हैं इनकी सेवा कर रहे हैं तो ये इसकी सेवा करेंगे, तीनों वर्ण को सेवा करते थे। तो जैसे आज भी मतलब गाँव में ऐसा नहीं, अभी भी होता है, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, जैसे अगर सब लोग आप लोगों को पता होगा, जैसे दीपावली पे क्या होता है ना, जैसे आज भी मतलब ऐसा नहीं जजमानी व्यवस्था गाँव में ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं, आज भी है, शहरों में भी है, ऐसा कोई वो नहीं है, शहरों में भी है पर एक कम लेवल पे। जैसे गाँव में क्या होता है, जैसे अभी दीपावली आने वाली है, ठीक है, तो दीपावली पे क्या होता है, कुम्हार जो होता है, कुम्हार जो मतलब ये घड़ा बनाने का काम करते हैं सब लोग, तो ये क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ ना मतलब जजमानी व्यवस्था आज से नहीं हज़ारों सालों से पहले बटा हुआ, ये कुम्हार हमारा है, ये हमारे लिए मतलब मटका बना के देगा, अभी जो दीपावली आनी है उसमें दीपक लाएगा, ठीक है, ये सिस्टम आज भी जुड़ा हुआ है
शादी होगी तो उसको बुलाया जाएगा, उसको कपड़े पहनाए जाएंगे, ये सब सारी चीज़ें, क्योंकि उसका एक इस विशेष काम दे दिया गया, उसको वही कर रहा है, उसका पूरा खानदान वही कर रहा है। पर अब ऐसा नहीं, अब वो लोग चेंज कर दिए हैं, उसके बेटे लोग हैं जो अब कोई कारीगरी कर रहा है, कोई पढ़ाई भी करता है, सब सारी चीज़ें। अब मैं एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। मतलब मेरा ये समझो कि मतलब पहले क्या होता था ना, गाँव में ऐसा नहीं है कि लोग मतलब जजमानी व्यवस्था सिस्टम को ईमानदारी से फॉलो करते थे। मतलब सही गलत की बात है, अलग मामला है। जैसे एक हमारे यहाँ ना मतलब देखो क्या होता गाँव में, जैसे आजकल तो सिस्टम व्हाट्सअप ये सब सारी चीज़ें आ गई, पहले ज़माने में ऐसा नहीं था ना। अब जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो कि शादी है, मान लो मेरे भाई की शादी थी, 2015 की बात है ना, तो पूरे गांव में मतलब निमंत्रण देना है। तो पहले तो ऐसा नहीं कि कार्ड छपा देते थे, मतलब कार्ड भी छपते थे, वो कार्ड ज़्यादा मोस्टली रिश्तेदारी में जाते थे, बस कार्ड गांव में तो जाके बोलना होता था। तो एक था मतलब एक जो है जो जजमानी व्यवस्था सिस्टम के तहत बनी हुई थी, तो उसका परिवार यही काम करता था, हज़ारों सालों से यही करता है। तो उसका ये होता था गांव में जाके पूरा गांव में, मतलब लगभग मेरा गांव 20-25 किलोमीटर फैला हो, तो उसमें पूरा दिन भर में जाके वो बोलेगी उसको, ठीक है। अब सोचो ये है, अब सोचो मतलब इसका जो बेटा है वो IAS अधिकारी है भाई फिर भी वो ये काम कर रही है, क्योंकि उसको खुशी मिलती है, जो भी XYZ है जो भी है, या मान लो ये मानती कि नहीं ये हमारा काम है, दायित्व है। सोचो उसका बेटा ना बहुत बड़ा अधिकारी है उसका, सोचो फिर भी वो काम कर रहे हैं, और वो ये जजमानी व्यवस्था सिस्टम के तहत। अब उसको मिलेगा कुछ ही नहीं, उसमें 100-500 रुपये दे देंगे उसको, कुछ खाना मिल जाएगा, बस ये सारी चीज़। तो मतलब मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ें हैं, और ऐसे नहीं शहरों में भी ये चीज़ें थोड़ी बहुत है, पर कमजोरी समाप्त हो गई, ठीक। प्रथा परंपरा के महत्व में कमी हुई है, ठीक है। प्रथा ट्रेडिशन जो है गाँव में ज़्यादा चलता है, शहरों में थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। जैसे वही मतलब शादी विवाह सिस्टम हो गया, ये सारी चीज़ें वो यहाँ ज़्यादा मतलब नगरीय जीवन शैली का प्रसार तथा मॉल संस्कृति सारी चीज़ें एक ही जगह मिल जाना, दुकानों में नहीं जाना। पहले तो क्या होता, जैसे अपने लाला जी के पास जाओ, भाई वहाँ से लेके आओ। गांव में क्या होता था, पहले एक ही दुकान होती थी, वहीं पे सबका खाता वही लिखा रहता था। पर यहाँ पे क्या है, मॉल बन गए, वहीं पे जाओ, सारी चीज़ें एक ही जगह मिल जाएगी तुम्हें, ठीक है। अगला, ग्रामीण सामाजिक जीवन में नगरीय जीवन शैली का प्रसार हुआ, तो ये अपन देख ही रहे हैं। आज ऐसा शहरों में कोई क्रीम नहीं होगी जो गाँव में नहीं बिक रही है गाँव में अच्छे से धड़ल्ले से बिक रही है। रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है, जीवन स्तर में सुधार हुआ। रोजगार अवसर में देखो सबासी बात है, जब एग्रीकल्चर यहाँ पे नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, इंडस्ट्री होती है, और सोचो यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ हैं, तो डिफरेंट कार्य आते हैं, रोज़गार बढ़ते हैं। तो सबाई बात, जब रोज़गार बढ़ेंगे तो अब यहाँ पे क्या देखो एग्रीकल्चर में तो अनिश्चित था, पर यहाँ पे जब सर्विस सेक्टर आ रहा है तो उसमें सैलरी बहुत ज़्यादा है लोगों की। जब सैलरी बहुत ज़्यादा तो सबाई बात लाइफ स्टाइल क्या होगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अब देखो प्रॉब्लम्स क्या है भारत में नगरीकरण की समस्या। तो सबसे पहले एक चीज़ में है ना, तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ कि मतलब क्या प्रॉब्लम आती है। देखो सबसे बड़ी कौन लोग परेशान होते हैं, जैसे मान लो ये शहर है ना, सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है इसके आसपास इर्द गिर्द जो गांव होते हैं, टाउन होते हैं, वहाँ पे दिक्कत आती है। क्या दिक्कत है, जैसे मैं बता, मेरा गांव जस्ट शहर के पास में है ना, गांव भी है बराबर, मेन सिटी से वाला टाउन है, फिर टाउन मतलब ऐसे बीच में। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो कोई सट्टेबाजी है, तो यहाँ पे क्या संगठित ऑर्गेनाइज वे में काम होता है यहाँ पे। अब मेरे गांव में है ना, अभी जो है यंग जनरेशन, सोचो कि अभी उनका IAS बनने का सपना नहीं है, उनका ये है कि गैंगस्टर बनने का सपना है। ये अभी बहुत ज़्यादा प्रचलन में गैंगस्टर बनना है, क्योंकि वो इन गैंगस्टरों को देख रहे हैं ना, क्योंकि ईजी मनी की तरफ लोग भाग रहे हैं, स्पीडी मनी की तरफ भाग रहे हैं लोग, ठीक। यहाँ पे लोग रह रहे हैं लिविंग रिलेशनशिप में, तो गाँव में भी वैसा कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं लोग, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर आ जाएगा, ठीक है। जो तलाक का सिस्टम है वो आ जाएगा, ठीक है। रेप केसेस बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो गाँव में क्या है ना, थोड़ा दिक्कत है, शहरों में चीज़ें आराम से हो जाती है, ठीक है। मतलब कभी है ना इस पर थोड़ा कभी रिसर्च, कभी है ना, जैसे बहुत सारे रेप केसेस अगर कहीं हो रहे हैं तो उसको एक बार थोड़ा स्टडी देखना, पक्का बता रहा हूँ ना, जो रेप केस करने वाले लोग होंगे ना वो यहीं के लोग होंगे, ना कि शहर के लोग नहीं होंगे। वो मोस्टली जो इससे जो प्रभावित है वो लोग कौन रहते हैं, ध्यान से समझना। अब देखो शहरों में जो लोग रह रहे हैं वो आराम से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लेके बाहर में घूम रहे, पैसा है उनके पास, सब कुछ है, ठीक है। अब ये लोगों के पास ना तो पैसा है, और नहीं मान लो उनको कोई लड़की मिल रही है, तो वो फिर पे क्या है ना, फोर्सेबल जाता है। कभी ना साइकोलॉजी पकड़ने का प्रयास करना कि आखिर में वो रेप देखना, जो जितने भी रेप होते हैं ना, कभी मोस्टली देखना उसमें ये वाले जो लोग होते हैं ना, ये वाले लोग जिनके पास ना पैसा है, ठीक है, ना इजीली उनको कोई लड़की मिल रही है,
तो वो लोग ये करते हैं, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। तो नगरीय संस्कृति जनित समस्याएं, सामाजिक समस्याएं क्या क्या है, ठीक है। नगरीकरण के कारण जो संस्कृति जनित, देखो पहली बात तो कल्चर खराब होता है। कल्चर कैसे खराब होता है, जैसे शहरों में क्या होता है कि जैसे लोग जीन्स वीन्स पहन रहे हैं, तो गाँव में जो धोती कुर्ता वो खत्म हो जाता है, तो ये कल्चर खत्म हो गया ना, धोती कुर्ता का पूरा कल्चर ही खत्म हो गया। राजस्थान में देख लो कहीं पे, मैं खुद बता रहा हूँ, मेरे दादाजी की जनरेशन में देख जो पहनते थे, उसके बाद आते मेरे पापा लोग सोचो जब वो छोटे थे तब पहनते थे और अब उन्होंने भी छोड़ दिया। तो ये क्या है, ये अर्बनाइज, क्योंकि वो शहरों में जाके दुकान चलाते हैं, अब वहाँ पे तो नहीं बैठेंगे। तो ये संस्कृति जनित समस्या होती है। दूसरी बात, विवाह सिस्टम का वो कमज़ोर हो जाता है। लोग मैरिज का वो शैली, 7 जन्मों का वो सारी चीज़ें शैली मानते हैं, वो तो अब एक ही बंधन है, सारी चीज़ें हैं, ठीक। तो सोशल प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है। इसीलिए यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था, अभी 2-3 साल में, लगभग शायद 21 में पूछा था कि जो क्या हो रहा है ना, जैसे ध्यान से समझना क्वेश्चन, मतलब मैं फिर बता रहा हूँ, इसी के इर्द गिर्द बनेंगे क्वेश्चन। जैसे क्या हो रहा है, जैसे नोएडा सिटी है, ध्यान से समझना, नोएडा में अब क्या है, यहाँ पे आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है। अब आईटी सेक्टर में बता रहा हूँ ना, बहुत अच्छी इनकम होती है, ग्रोथ बहुत अच्छी है। जैसे मैं ना अभी घर जा रहा था, तो अभी एक सीए था, सीए, जब मैं उससे मिला तो वो बता रहा था कि हमारी मतलब सैलरी मतलब मंथली 1500 करोड़, मतलब 15 करोड़ तक भी जा सकती है, मतलब ईयरली पूरा पैकेज। सोचो इतनी इनकम अभी मान लो उसके, चलो मोटा मोटा 1.5-2 लाख रुपए उसकी इनकम होगी, ध्यान से समझना। अब इसके इर्द गिर्द जो यहाँ पे गांव है, अब बेचारे यहाँ 5-5 हज़ार रुपये कमाने वाले लोग हैं, 5 हज़ार रुपये मुश्किल से मिलते हैं लोगों को। अब वो क्या होगा ना, जब इनके जो अब ये 1-2 लाख रुपये कमाने वाले जो लोग हैं, अभी 1-2 लाख रुपये कमाने वाले लोग हैं, और ये 5-5 हज़ार रुपये, अब इनकी लाइफ स्टाइल अलग होगी। सिगरेट पी रहे, भी मतलब बीड़ी पी रहे हैं, या मान लो कि गांजा ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो इनकी लाइफ स्टाइल मतलब अलग होगी। तो यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था, सोचो ध्यान से समझना है कि इनकी लाइफ स्टाइल अलग होगी, सब कुछ अलग होगी। तो ये लोग भी फिर ऐसी लाइफ जीने की सोचेंगे, तो अब ये क्या करेंगे, चोरी करेंगे या डकैती वकैती करेंगे, या फिर यही बैंक लूटने वाले बनेंगे, क्योंकि इनको भी तो ऐसी, अब ये इनको देख के ऐसी लाइफ जीने की सोच रहे हैं, ऐसी बाइक मेरे पास होनी चाहिए। तो ये प्रभाव पड़ता है, ये चीज़ याद रखना। ये बहुत, जैसे मेरे गांव के पास में क्या ना, बहुत वो है, मतलब बड़ी बड़ी कॉलेज है, तो वहाँ पे लोग मतलब बड़े बड़े पैसे वाले लोग आते हैं, तो वहाँ मान लो बड़ी बड़ी KTM बाइक लेके आते हैं। अब एक मेरे गांव में एक लड़का था, मतलब अपने बाप पे इकलौता था वो, उसके बाप मतलब ऐसे बिजली विभाग में काम करता था। तो उसका मतलब लड़का देख लिया, वही मतलब कि ये जो कॉलेज में बाइक, उस KTM बाइक पे लड़की घुमा रहा है वैसा, तो उसको भी लगा कि नहीं मुझे भी घुमाना चाहिए। तो उसके पिताजी बोला कि मुझे भी 2.5 लाख की वो बाइक दिलाओ। अब सोचो जो जिसकी भाई 25-30 हज़ार रुपये इनकम आ रही हो, वो 2.5 लाख के क्या सोचेगा, घर खर्चा चलाना, उसको क्या करना है। अब सोचो 10-12 में पढ़ता था वो बच्चा, और वो बोला, उसे पिताजी बोले मैं नहीं दिला पाऊँ, तो सोचो उसने सुसाइड करने का प्रयास किया। अब ये चीज़ें हैं। तो यूपीएससी ने भी यही क्वेश्चन पूछा था, जाके देखना 2021 या 20-21 में क्वेश्चन आया था। तो ये बहुत बड़ा इशू है, ये चीज़ याद रखना। अर्बनाइजेशन के कारण जो है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा बदल जाती है, ठीक। सांस्कृतिक विविधता से जुड़ी सामुदायिक एकता की समस्या आती है। अब देखो कैसे, जैसे मान लो कि, अब देखो जैसे मान लो, ध्यान से समझना ये चीज़, जैसे ये कोई मान लो कि SFS फ्लैट ही है मान लो, ठीक है। अब इसमें मान लो गुजराती परिवार भी रह रहा है, बंगाली भी रह रहा है, ये सारी चीज़ें रह रही हैं। अब ये भी दिक्कत आती है। अब गाँव में क्या होता है ना, समरूपता होती है। जैसे मान लो कि जैसे मेरा गाँव है, 90% मीणा लोग ही रहते हैं वहाँ, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि मेजोरिटी यही है। अब सोचो वहीं मान लो कि 10% सब लोग आ जाएँ, तो फिर दिक्कत होती है। तो ये पॉइंट ये है, क्योंकि अब जैसे मान लो इसी गली में मान लो कि एक मुस्लिम परिवार भी रह रहा है, सिंधी भी रह रहे हैं, पंजाबी भी रह रहे हैं, ये सब रह रहे हैं। अब ये कुछ और ड्रेस पहन रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ है। अब इसके पास में पंडित का घर है, तो पंडित को मान लो चिकन की बदबू आ रही है, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी ना उसके लिए। तो ये चैलेंज भी है, ठीक है। वहीं पड़ोस में जो है, जैसे कि जैसे मान लो ईसाई धर्म वाले हैं, अब वो मान लो कि आराम से, उनके लिए ज़्यादा महत्व नहीं रहता है, ठीक है, तो वो कुछ और कर रहे हैं, तो इनको भी प्रॉब्लम होगी। तो ये भी एक दिक्कत है, सांस्कृतिक विविधता से जुड़ी सामुदायिक एकता की समस्या आती है। तो इसीलिए ना मतलब यूनिटी नहीं बन पाती कम्युनिटी में, ठीक है। ये भी प्रॉब्लम कर रहा है। यहाँ पे क्या, जैसे मान लो मेरे गाँव में 90% मीणा ही है, तो आराम से यूनिटी बन जाएगी। मान लो कोई बड़ा मीणाओं के खिलाफ कुछ करना हो या कुछ आंदोलन करना हो, तो आराम से बन जाता है। यहाँ पे कैसे बने, यहाँ तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी, ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ याद रखना। जैसे एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, जैसे
नॉर्थ ईस्ट के लोग जब यहाँ दिल्ली में रहते हैं ना, तो वो मोस्टली है ना एक एरिया फिक्स कर लेते हैं, वहीं रहते हैं। जैसे यहाँ नेहरू विहार में है ना, शायद ए ब्लॉक में उसी में रहते हैं। वो नहीं रहेंगे, आपको बी में नहीं मिलेंगे, सी में, डी में, ई में कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनको पता है अगर हम इधर रहेंगे तो हमारा मतलब मजाक उड़ाया जाएगा, तो इसलिए वो एक जगह ही रहते हैं। क्योंकि जब एक जगह रहते हैं तो उनकी यूनिटी हो जाती है, आराम, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो यही चीज़ होती है। अब ऐसे बिखर बिखर रहते हो, ये दिक्कत आती है। अगला महत्वाकांक्षा में व्यक्तिवादिता में वृद्धि के कारण सामूहिकता का ह्रास। सबसे बात, जब इंडिविजुअलिज्म ज़्यादा हाई हो जाएगा तो सामूहिकता कहाँ रहेगी, तो वो ह्रास होगा, प्रतिस्पर्धा होगी, कंपटीशन बढ़ेगा, तनाव होगा, कंठा होगी और आदि में वृद्धि होगी। तो वही बिजनेस ले लो, चाहे कोई भी चीज़ ले लो, ठीक। फिर दूसरी बात, भावनाओं से रहित और औपचारिक संबंधों पर आधारित नगरीय पड़ोस का विकास में एकाकीपन की समस्या। यहाँ पे जो पड़ोसी बनेंगे भी आपके, तो बस जब ज़रूरत है तो तब बस काम आएंगे, अच्छा ठीक है। गांव में ऐसा नहीं होता कि मतलब, गांव में देखो चीज़ें अब वहाँ पे भी ख़राब होने लगी, ऐसा नहीं है। मैं भी गांव से बिलोंग करता हूँ। हो सकता है कि आज भी जो कोर गांव है ना, वहाँ पे थोड़ी चीज़ें बची रह सकती है, नहीं तो वहाँ पे भी आजकल जस्ट फॉर्मेलिटी पूरा होता है। मैं खुद बता रहा हूँ, जैसे मेरे चाचा का मतलब परिवार में चाचा लड़का ख़त्म हुआ, तो मतलब ये चीज़ें, मतलब सोचो कि पहले ऐसा होता था कि भाई मतलब एक मैं बता रहा हूँ, मतलब कितना माइन्यूट लेवल पे है चीज़ें, परंतु मतलब लोग कहाँ चले गए। जैसे ऐसा होता है कि जैसे मान लो कि एक्सटेंडेड फैमिली होती है ना, अगर उसमें कोई मर जाता है ना, तो 9 दिन तक ऐसा होता है कि बिना तेल के सब्जी लोग खाते हैं। परंतु अब ऐसा है कि मतलब एक दिन मरा हुआ नहीं कि यार मेरे को स्वाद नहीं आ रहा खाने में, मैं पेट से मतलब पेट भर के खाना नहीं खा पा रहा हूँ, मतलब लोग, मतलब फिर उनको लगता है यार क्या है ये फॉर्मेलिटी, सब खत्म करो ये सब, अपना तो तेल में बना के खाओ आराम से लोग, मतलब समझ रहे हो ना। मतलब अब ये चीज़ें सही नहीं है, मतलब ये सब ऐसी बात है, फिर क्या फैमिली का मतलब क्या हुआ। तो ऐसे लोग फिर क्या करते हैं जब परिवार में कोई डेथ हो जाती है ना, तब भी उनको कोई मतलब नहीं रहता। एक मूवी देखना ना, एक मूवी है शायद 12वां दिन ऐसे करके कुछ है एक मूवी, मतलब वो पूरा एक मतलब उसी ढांचे में बने कि आजकल मॉडर्न टाइम में क्या हो रहा है। लोग कोई मतलब परिवार के सदस्य खत्म हो जाते हैं, तो सबको अपने अपने बिजनेस की टेंशन है, लोग 12 दिन कैसे रहे वहाँ पे, जल्दी जल्दी निपटाओ करके, ऐसा है। वो पूरा मूवी देखना हो, मतलब एक नई मूवी आई थी है, तो ये चीज़ समझ में आ जाएगा आपको कि मतलब क्या दिक्कत है, ठीक है। पारिवारिक संघर्ष होते हैं, ठीक है। संघर्ष कला है, पारिवारिक विघटन है, विवाह विच्छेद में वृद्धि, ठीक। तो यहाँ पे शहरों में मोस्टली दिक्कत होती है, क्योंकि ध्यान से समझना, अब जैसे पेरेंट्स जो होंगे, ये मान लो दादाजी है या पापा है, वो लोग पुराने, ये लोग हैं यंग जनरेशन वाले, तो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट बने रहते हैं, ठीक है। तो ये कारण से भी दिक्कतें आती हैं। कामकाजी महिला में भूमिका संघर्ष का मतलब ये होता है कि एक तरफ तो वो जॉब भी करे, साथ में घर का काम भी करे। कभी वो ये देखो, अगर देखा हस्बैंड और वाइफ दोनों अगर काम कर रहे हैं, दोनों जॉब करते हैं, दोनों सेम सैलरी, चाहे कुछ भी हो जाए, फिर भी महिला को आके ये एक्सेप्ट किया जाएगा कि घर पे आके काम करें, तो बच्चा है तो उसको वही संभाले। तो ये रोल कॉन्फ्लिक्ट वाली भूमिका होती है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के नए स्वरूपों का उद्भव हुआ, जैसे सार्वजनिक स्थलों पर छेड़छाड़, ठीक है। तो विशाखा गाइडलाइंस इसीलिए आई थी, कार्यस्थल पर यौन शोषण ये वाला, ठीक है। तो ये होता है, जैसे मैं बता रहा था ना, बसों में यहाँ होता है, यहाँ पे मतलब दिल्ली में ये हालत है, इसीलिए सोचो वहाँ पे एक लेडीज़ गार्ड का गवर्नमेंट ने व्यवस्था करके रखी। तो ये मतलब समझ लो महिलाएं वहाँ सेफ नहीं है, ठीक। यौन नैतिकता का ह्रास हुआ है, ठीक है। मतलब आजकल सेक्स मतलब नॉर्मल हो गया। पहले ऐसा था कि भाई एक शादी है, उसके बाद में सेक्स करना है, और एक उसका पर्पज़ ये होता था कि संतान उत्पत्ति करने, ताकि जनरेशन आगे बढ़ते रहे। आजकल सेक्स प्लेजर का हो गया, तो ये जो यौन नैतिकता का ह्रास हुआ है, ठीक है। वेश्यावृत्ति के नवीन स्वरूप उद्भव हुआ। नवीन स्वरूप मतलब ये होता है कि यहाँ पे माइग्रेट, मतलब आप कॉल गर्ल वाला टाइप आ गया है। फ़ोन करो अपने रूम पे, जैसे डिलीवरी आप खाना ऑर्डर करते हो वैसे लड़की ऑर्डर कर सकते हो। सोचो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अरे यहीं नहीं, बड़े बड़े शहरों में कहीं पे भी चले जाओ आप, वहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिलेगी। दिल्ली में तो खासतौर से, यहाँ पे बहुत ईजी है, ठीक। क्राइम बहुत ज़्यादा है, बाल अपराध है, नशाखोरी है, जैसी समस्या को उद्भव हुआ। अब अगला ये तो देखो आपने क्या देखा, जो संस्कृति जनित समस्या और सामाजिक समस्या है, ठीक। अगला अति नगरीकरण जनित समस्या है, मतलब ओवरजनाइज, मतलब अति नगरीकरण हो गया, मतलब 10 लोग यहाँ रह सकते थे, 100 लोग रह रहे हैं यहाँ पे। अब देखो क्या होगा, इसे स्लम एरिया बनेगा, क्योंकि समय सी बात है ना, रहने की संख्या है ना, तो यहाँ स्लम एरिया बनेगा, गंदगी फैलेगी, ठीक है। दूसरा मतलब जो यातायात ज़्यादा हो जाएगा, प्रदूषण ज़्यादा होगा, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। आवास की समस्या होगी, आवास की समस्या 1.87 करोड़ आवास की कमी है, मतलब 32% लोग एक कमरे वाले घर में रहते हैं। मतलब कभी मतलब जैसे यहाँ नेहरू विहार है, तो यहाँ जैसे गोपालपुरा वाला एरिया जाके देखना, वहाँ भाई तुम विश्वास नहीं करोगे, छोटी सी झुग्गी है, तो पानी पूरा भरा हुआ है, मच्छर है, सब
टीन वाला घर है, उसमें 10-10-12 लोग रह रहे हैं, मजदूर लोग। तो बहुत ख़राब स्थिति है। अमिताभ कंडू समिति की रिपोर्ट था, गंदी बस्ती की समस्या, 10.36 करोड़ जनसंख्या गंदी बस्ती में रहते, सोचो। पता है इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं। अब सोचो कि, अब खुद सोचो कि वो एक ही परिवार, सोचो छोटा बच्चा भी वहीं रह रहा है, वो एक ही घर है, मतलब बहुत, मतलब सोच नहीं सकते उस लेवल पे चीज़ें दिक्कत होती है। वहीं पे वो मान लो कि सिगरेट पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, वही बच्चे देख रहे हैं, तो ये बच्चे इसलिए क्यों, मतलब जो मतलब मलिन बस्ती होती है वहाँ से क्यों क्राइम रेट बढ़ता है, रीज़न ये है भाई उनका सोशलाइजेशन प्रोसेस ख़राब है ना। आप खुद सोचो ना, वहीं वो लोग उनको नशा सब कुछ करते देख रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सारी चीज़ें, इसलिए वहाँ से स्लम एरिया में से ज़्यादा क्राइम निकलता है, ये चीज़ याद रख लेना। सुरक्षित जल आपूर्ति की समस्या है, पानी भी अच्छा नहीं मिल रहा, केवल 30% पास नल वाला पानी है। मल निकासी की समस्या बहुत ख़राब है, 18.6 करोड़ के पास शौचालय नहीं है, 13% के पास नहाने की सुविधा नहीं है। सोचो इनके क्या हालात होगा। प्रभावी में पर्याप्त परिवहन की समस्या, जाओ चढ़ो मेट्रो में भीड़, बसों में भीड़ होती है, हर जगह भीड़ ही भीड़ है। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। अब दिल्ली में देखना भी दिसंबर क्या हाल होगा, अभी से पोल्यूशन स्टार्ट हो गया, अब धीरे धीरे सूरज दिखना बंद हो जाएगा। सांस्कृतिक प्रदूषण हो गया, ये सबसे वर्ड याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना कल्चर पोल्यूट हो गया, कैसे, मैं इसका बहुत बड़े एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे गणपति विसर्जन है, अब भाई मतलब एक आध्यात्मिक है, चलो ठीक है, गणपति आपने विराजा, सब कुछ है, ठीक है, लोग अब इसको ना अपने मनो इच्छाएं पूरी करने का सोच बना लिया, डीजे लगाएंगे उसमें, फिर शराब पी रहे हैं, नाच रहे हैं, ये है। अब भाई ये सांस्कृतिक पॉल्यूशन है, ये नहीं होना चाहिए। और वही अपने कल्चर का मजाक उड़ा रहे हैं। लिविंग रिलेशनशिप हो गया, यौन संबंध में खुलापन हो गया, गाने ऐसे उससे लगाएंगे कि लगेगा कि विसर्जन ही पार्टी चल। हाँ वही ना, मतलब वही मैं बता रहा हूँ ना, ये सांस्कृतिक प्रदूषण है। ये अपने कल्चर को ख़राब कर रही चीज़ें, अपने लोग है ना, अपने जो इंटरनली जो होता है उसके लिए बस करना चाह रहे हैं, मतलब मज़े करो, खाओ पियो, मज़ा करो, वैसा वाला सिस्टम। जैसे इसका एक और एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे आपको अगर देखा होगा कि महाशिवरात्रि पे लोग भांग पी रहे हैं, मतलब भाई शिव जी ने भांग पिया था तो हम भी भांग पियेंगे। अरे भाई शिव जी ने तो वो जहर भी पिया था, आप जहर पियोगे? तो मतलब समझ रहे हो ना भाई, आध्यात्मिक ये चीज़ें हैं उसको भाई उस तरीके से जो ना बना, वही ये सांस्कृतिक प्रदूषण हो गया। अब एक और चीज़ देखना, ध्यान से समझना है ना। जैसे गाँव में क्या होता है ना, जैसे मान लो चलो ठीक है भाई, लेडीज़ मतलब पर्दा पड़ता होती है, जो बात में वो नहीं है सही गलत की, ठीक है, वो एक अलग मैटर है, ठीक। जैसे वो पर्दा करती है आजकल है ना, ऐसी जो साड़ियाँ आती है उसमें चेहरा तो ऐसे ही दिख रहा है। चेहरा दिखता है उसमें, और फिर भी पर्दा लगा के रखिए, तो क्या मतलब है भाई? पर्दे का मतलब क्या था, ताकि चेहरा ना दिखे ना। परंतु वो एक मतलब ऐसा होता है कि मतलब वो जस्ट ओनली फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हैं, ठीक है। और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये कल्चर को ये ख़राब करती है, ये सारी चीज़ें। अरे यार मान लो कोई मेहमान आ रहा है तो फॉर्मेलिटी के लिए जस्ट पूछा जाएगा उससे, ठीक है, मतलब वो नहीं है, मतलब ठीक। इलेक्ट्रॉनिक कचरे का ई वेस्टेज की समस्या जो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हर चीज़ आज इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज हो गया। यहाँ तो पॉलीथीन वाला अभी नया और जोड़ दो, कचरे के ढेर बनते जा रहे हैं यहाँ पे। नगरीय बेरोजगारी, नगरीय गरीबी और जीवन निर्वाह नगरीकरण की समस्या बनी हुई है। नगरीय भूमि की दुर्लभता है, बहुत करोड़ों अरबों रुपये में यहाँ ज़मीन मिलती है। कृषि भूमि का अतिक्रमण हो रहा है, क्योंकि जब महंगी ज़मीनें हो जाती है तो एग्रीकल्चर वाली लैंड उसको बेच देते हैं लोग, जिसमें खाद्यान्न उत्पादन से जुड़ी समस्या है। अब समझ में आता है, जो एग्रीकल्चर लैंड नहीं रहेगी तो प्रोडक्शन कहाँ से होगा, तो खाद्यान्न का संकट है, ठीक। टॉपिक ख़त्म कर ही देते हैं, आगे रुक जाओ, हो गया ख़त्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब आगे देखो, भारत में नगरीकरण की समस्या के कारण क्या है। अब भाई एटलीस्ट अब देखो, अब ध्यान से समझना, दो है प्रॉब्लम, एक है अति नगरीकरण की समस्या है और एक सांस्कृतिक और सामाजिक समस्या, याद रखना ये चीज़। अब इसके कारण क्या रहेंगे, नगरीकरण की समस्या के कारण क्या है? पहले शहरी चमक दमक, लोग इसको देख के यहाँ पे लोग आ जाते हैं, तो और अर्बनाइजेशन होता है, ठीक। दिखावा आदि के कारण उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास, वही मैं बता रहा हूँ, गाड़ी है, ठीक है, लोग मतलब, अरे मैंने ये चीज़ मोस्टली देखा है ना, कभी है ना किसी के घर जाओ तो सबसे पहले आप किसी घर जाओगे तो ये बताए, देखो हमने ये खरीदा, हमारे पास ये है। लोग मतलब मोस्टली यही होता है कि सबके जितना अब जितना विकास हो पाता उतना ही लोग कर पाते हैं ना। सबके पास जाओगे ना सब लोग यही दिखाएंगे, पर ये नहीं बताएंगे उनके वैचारिक क्रांति कहाँ तक पहुँची है। आज भी वही जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, धर्म को लेके वो कर रहे हैं, परंतु नहीं, देखो हमारे पास ये गाड़ी है आज,
हमारी बेटी ये कर रही है, वो कर रही है। अरे वैचारिक क्रांति कहाँ तक हुई है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दिखावे कि लोग ज़्यादा ज़िंदगी जीते हैं आजकल, मेरे पास ये सोना है, ये है। और खास तौर से महिलाएं जो रहती है वो आभूषण को लेके इनको ज़्यादा वो रहता है कि देखो मेरे पास इतना ये है, इतना सोना है। मतलब भाई ये कोई नहीं बताएगा कि मेरे पास इतना है, इतनी समझ मेरी हुई है आज। तो ये लोग क्या करते हैं ना फिर, मतलब फिर दिखावटी ज़्यादा हो जाती है, फिर वो लोगों को मतलब जो उस भेदभाव जो है ऊंच नीच का है वो फिर वहाँ ज़्यादा दिखता है। व्यक्तिवादी तो ये प्रतिस्पर्धा होगी, अब समाज में जब गहने पाना है तो ये चीज़ करनी ही पड़ेगी ना। फिर क्या करेंगे लोग, गलत स्पीडी मनी की तरफ भागेंगे, स्पीडी मनी के प्रति आकर्षण होगा। ठीक है, ये लोग कुछ भी करेंगे, फिर वो मतलब दूध में मिलावट कर रहे हैं, जहर पिलाएंगे, कुछ भी करेंगे, वो करप्शन करेंगे, कुछ भी करेंगे। जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ग्रामीण नगरीय प्रवास फैलाता है, अति नगरीकरण हो रहा है। ठीक, गाँव के लोग यहाँ पे आके बस जाते हैं, उनको लगता है कि यहाँ पे कुछ आजीविका का साधन मिल जाएगा। पर मैंने मोस्टली ऑब्जर्व किया है, लोग यहाँ आ तो जाते हैं, परंतु देखो ये है कि ठीक है यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ काम मिल जाता है, गांव में काम नहीं मिलता। ठीक, बिहार में तो ऐसा होता है कि जो माइग्रेट होके आता है उनकी शादी हो जाती है, नहीं तो शादी नहीं हुई, वहाँ गांव में नल्ले घूम रहे हैं। बिहार का कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पे मतलब अगर कोई बाहर जाके कुछ कमा रहा है, 5,000 रुपये कमा रहा हो यहाँ पे, परंतु उसकी शादी हो जाएगी, भाई वहाँ बाहर रहता है। नगरीय क्षेत्र में नागरिक संस्कृति, जगह जमीन देख के शादी कर देते, जगह हो भले से लड़का कुछ ना करता हो। नहीं पहले देखो, मैं पहले बता रहा हूँ, पहले क्या होता था ध्यान से देखना, मतलब आज भी जैसे बड़े बूढ़े लोग बोलते हैं, पहले जो होता था, पहले का जो प्रचलन था, आज से मान के चलो कि 30 साल पहले, 30 साल पहले ऐसा होता था, बड़े बूढ़े मान लो किसी लड़के के घर जा रहे हैं तो लड़का कैसा, काला गोरा टांग है नहीं है, वो कोई मतलब नहीं, वो देखेंगे मतलब घर में कितने खूंटे गड़े हुए हैं, खूंटे मतलब समझ रहे हो, पशु कितने हैं उनके पास, ठीक है, ज़मीन कितनी है, ज़मीन, बस ये 2 चीज़ें पहले ये देखा जाता था। ठीक है, अब ट्रेंड बदल गया है, अब ये नहीं देखा जाता, अब ये देखा जाता है कि लड़का जॉब करता है, गवर्नमेंट जॉब करता है या नहीं करता, बस अगर करता है तो चाहे वो फकीर दास हो, कुछ भी हो चलेगा, तो गवर्नमेंट जॉब में होना चाहिए। तो समय अरे यूपी में आज भी कल्चर है भैया, बिहार से सटे जो जिले हैं वहाँ आज भी कल्चर है। नहीं ऐसा नहीं, अब बदल चुका है चीज़ें, मतलब इतना नहीं है आजकल। चलो ठीक है, ज़मीन देखा जाता, पर ऐसा नहीं लड़के की शक्ल भी देखी जाएगी, वो क्या करता है, क्या कर सकता है, ऐसा नहीं है कि पहले होता था, मैं बता रहा हूँ मेरे गांव में बहुत शादी ऐसी हुई है। पर आज जैसा नहीं है। नगरीय क्षेत्र में नागरिक संस्कृति का अभाव है। ठीक है, मतलब लोग मतलब सिविल मतलब होता है ना, ह्यूमन नहीं रहा, मतलब वहाँ कोई मतलब नहीं है, इसलिए तो इतनी सारी चीज़ें कर पाते हैं। ठीक है, नगरीकरण पर राष्ट्रीय नीति का अभाव है, मतलब वही कि नेशनल पॉलिसी नहीं बनी, कैसे सारे, इसलिए देखो ना दिल्ली बेंगलोर की सिटी तो कितना अच्छी है, पर दिल्ली का देखो बहुत ख़राब हालात है। ठीक, राज्य के पास वित्त का अभाव होता है। ठीक है, भ्रष्टाचार विकास कार्यक्रमों पर राजनीतिकरण होती रहती है। अब भाई भारत में अति ओवर अर्बनाइजेशन क्यों हो रहा है, वैसा वैसी बात है, पहली बात तो गाँव का अच्छे से विकास नहीं हुआ, तभी तो लोग यहाँ माइग्रेट होके आते हैं। फिर यहाँ पे अच्छे से प्लान नहीं होते हैं, भाई कैसे शहर बसाना है, अगर ये मान लो माइग्रेट लोग आए तो इनके लिए कुछ रहने की व्यवस्था करना है, सारी चीज़ें। तीव्र जनसंख्या में वृद्धि, गवर्नमेंट बना रही सड़क 10 लोगों के लिए, आ गए 100 लोग सड़क पे, तो क्या होगा, ट्रैफिक जाम होगा। ग्रामीण विकास की धीमी गति फैलाता तीव्र ग्रामीण नगरीय प्रवास, वही मैंने बोला। ठीक, ग्रामीण क्षेत्र में सामंती प्रवृत्ति, सामंती फ्यूडल माइंडसेट, याद रखना है चीज़। सामंती प्रवृत्ति वही होता है कि जैसे बहुत सारे लोगों के पास तो 100 बीघा ज़मीन है, मैं खुद, मेरे दोस्त लोग हैं जिनके पास 100 बीघा ज़मीन है। सोचो मतलब आज के दौर में, मतलब ये आप सोचो कहाँ लैंड जो अपन लाए थे वो लैंड का कहाँ पालन हुआ। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का 100 एकड़ ज़मीन है आज भी उनके पास। सोचो, तो अब सोचो इनके पास जब इतनी ज़मीन रहेगी तो गांव के जो 90% लोग हैं उनके पास कुछ ही नहीं रहेगा, और कुछ ही नहीं रहेगा तो बेचारे वो आजीविका के लिए क्या करेंगे, फिर वही माइग्रेट होंगे ना। फिर छुआछूत है वहाँ पे बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है, लोग इसीलिए भी गाँव छोड़ के भाग के आते हैं। जातिवाद है, जातियों को लेकर संघर्ष होता है। ठीक है, और नक्सलवाद है, तो ये भी कारण होता है कि लोग वहाँ से छोड़ के भाग के आते हैं। नगरों की तुलना में गाँव में संरचनात्मक सुविधाओं की धीमी गति, वही है, स्कूल नहीं है वहाँ पे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सड़क नहीं है, कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। मतलब गाँव में मैंने आज भी ये देखा कि बहुत सारे लोग इसलिए मर जाते हैं कि उनको जब मान लो कुछ बीमारी हुई तो शहर नहीं ले जा पाए क्योंकि रोड सही नहीं थी। सोचो लोग इस कारण से भी मरते हैं आज भी भारत में, आज के भारत में। सोचो आज़ादी के 75 साल बाद
तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है ना। नगरों में तीव्र औद्योगिकरण और रोजगार की उपलब्धता हुई है, इसलिए भी लोग यहाँ पे आते हैं। नगरीय संस्कृति का आकर्षण है, वही मैं बता रहा हूँ, मॉल कल्चर हो गया, ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें क्या लोगों को अट्रैक्ट करती है ना। नगरों में बढ़ती जनसंख्या की तुलना में रोजगार के अवसर व संरचनात्मक सुविधाओं के विकास में धीमी गति है, ठीक है। वही मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे मलिन बस्तियाँ बनती जा रही है, सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है। तो ये सारी दिक्कतें, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन करो। अब 1 मिनट, मॉल कल्चर के आदि कौन सा टॉपिक है? अति नगरीकरण की समस्या नहीं, फिर कल ही करेंगे, ज़्यादा लंबा चला जाएगा। तो देखो मैं बार बार एक चीज़ बता रहा हूँ कि क्वेश्चन करते जाओ, नहीं तो ऐसे कोई मतलब नहीं है। अभी देखो ये क्वेश्चन है, लिखो शहरीकरण से आप क्या समझते हैं, ये सामाजिक सांस्कृतिक जीवन किस प्रकार प्रभावित करता है, भारत में कुछ प्रमुख नगरों को ध्यान देते उत्तर दीजिए। अभी कितने अच्छे क्वेश्चन अब मैंने पढ़ा दिए, बना लोगे आप। चलो ठीक है, किसी कुछ डाउट हो तो पूछो, फिर सीसेट शुरू करते हैं। कोई डाउट है किसी का? सो गए क्या सब लोग? नहीं।